अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और क्यों नहीं एंजॉय कर रहे होंगे भाई, ये दिन ही कुछ ऐसे एंजॉय करने के दिन है, क्योंकि खाने पीने के दिन है, ईद के दिन है और ईद की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। चलिए जी, सबसे पहले आज के इंट्रो में हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो फलों के फ़ायदे हैं ना, वो कितने फ़ायदे हैं। यानी जो फलों का बादशाह आम है ना, उसका कितना फ़ायदा है और ये कितना बेनिफिशियल है, तो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि अब जो आम का सीज़न आने वाला है ना, तो आपने रज के आम खाने और आम के ज़रा फ़ायदे गिनते जाएं आप। तो ये जो फलों का बादशाह है आम, इसके लगभग 6 फ़वाइद तो हैं ही, और वैसे तो बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो जी, फलों का बादशाह जो आम है, उसके सेहत पर जो है वो बहुत सारे मुस्बत असरात भी पड़ते हैं। अच्छा, फिर उसमें क्या होता है, दिल, जिल्द और आँखों के लिए जो है ये फ़वाइद जो होते हैं वो मखसूस होते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, सैकड़ों इक़साम की ग़िज़ायत से मालामाल ये गर्म और मरतूब जो है वो इलाकों का फल है। अपने मज़ेदार जायके और खुशबू की वजह से ये मशहूर है। इसमें विटामिन ए और सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी ज़्यादा होता है तादाद में। ठीक है, माहिरीन ने आम के सेहत के हवाले से 6 फ़वाइद गिनवाए हैं, जो कि आपके साथ में शेयर करते हैं। अच्छा, ये जो 6 फ़ायदे हैं ये क्या हैं भाई? ये कई बीमारियों से आपको बचाता है। और आम में ये क्या करता है जी, पॉलीफिनोल बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अच्छा, फिर क्या होता है इसके अंदर, ये छिलके जो होते हैं, इसके गूदे और बीज के दाने जो होते हैं वो भी बड़े फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, और उसमें भी ये जो है पॉलीफिनोल पाया जाता है। ठीक है, इसमें फिर इसका मज़ीद फ़ायदा क्या होता है कि ये जो खुलियों को ना आपके क्या करता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानात से बचाता है। अच्छा, इस वजह से बीमारियों बशमूल ज़ियाबतीस टाइप 2, जो कहते हैं ना डायबिटीज़ टाइप 2, वो उससे बचाता है और सरतान की रोकथाम भी करता है। अच्छा, दिल की हिफाजत के लिए भी बड़ा बेहतर है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, जिल्द की सेहत के लिए भी बड़ा मुफीद है। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है उनके लिए भी आम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, और आम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आँखों की सेहत के लिए भी आम बहुत ज़्यादा मुफीद है। आम में विटामिन सी के अलावा जो है वो बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, आँखों के लिए इंतहाई मुफीद होता है। जबकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और जो दीगर इसके जो विटामिन्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है, और ये जो आपकी आँखों का जो रेटिना है उसके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आम के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और हम आपको बताते हैं कि आमों के कितने फ़ायदे हैं। तो ये वो फ़ायदा था आम के हवाले से जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज का दिन जो होता है ना, यानी जो जुमे का दिन होता है, वो स्पेशली दुआओं का दिन होता है। जो जुमे का दिन होता है ना, वो ग्रीटिंग्स का दिन भी होता है। जो थर्सडे आती है ना, हर थर्सडे को हमारे लिए एक तरह का रिमाइंडर भी होता है कि हमने अपने दिलों से कदूरते, कीना और ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं कि ये हसद क्या होती है और हासिद कौन होते हैं, और ये जो हासिद होते हैं क्या ये किसी एक शख्स से ही जलते हैं? ये जो हासिद होते हैं क्या इनको सिर्फ किसी एक शख्स से जलन होती है, या ये जो हासिद होते हैं ये वाकई अपनी नेचर के अकॉर्डिंगली वन बाय वन करके सबसे ही जलते जाते हैं? तो इसके ऊपर जो है ना वो आज के शो में हम बात करते हैं कि ये हासिद कौन होते हैं, इनको जो है वो हसद क्यों होता है, और क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये लोगों से जलते हैं, हसद करते हैं, और इनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजूहात क्या होती हैं। तो आज हम आपके साथ में शेयर करते हैं कि ये हासिद जो होते हैं इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अच्छा, ये जो हसद करने वाले लोग होते हैं जिनके अंदर ये अंसर होता है कि वो दूसरों से जलें, वो किस तरह के लोग होते हैं? ये टारगेट सेट करते हैं। कभी ये किसी सेलिब्रिटी से जल रहे होते हैं, कभी ये अपने फ्रेंड जोन में, फ्रेंड सर्कल में किसी से जल रहे होते हैं, कभी ये इस तरह से लोगों से जल रहे होते हैं कि आपस में कज़न्स से जल रहे होते हैं, रिश्तेदारों से जल रहे होते हैं। इनके टारगेट्स जो है ना वो चेंज होते रहते हैं। हासिद अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान ये करता है कि वो एक एक करके अपने सारे दोस्त खो देता है। अच्छा, हासिदों का जो टोला होता है ना, जब ये एक साथ बैठ जाए या बहुत सारे नेगेटिव लोग एक साथ बैठ जाएं, तो वहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो जनरेट होती हैं, और जितनी जितनी बात हो सके लोगों की बुराइयों की, ये लोग वो बातें करते हैं। लेकिन हसद करने का या हासिद होने का एक बड़ा नुकसान ये है कि हासिद शख्स ज़िंदगी में हर किसी से हसद करता है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से है कि एक शख्स को अपने कज़न से प्रॉब्लम है और वो अपने कज़न से जलता है, या एक शख्स को अपने दोस्त से प्रॉब्लम है, वो अपने दोस्त से जलता है, या XYZ वो किसी से भी जलता है।
अब जब तक वो शख्स उसकी ज़िंदगी से कट ऑफ नहीं हो जाता, उसका दूसरा टारगेट कोई नहीं है। वो उसी की क्रिबिंग करेगा, वो उसी की बैक बाइटिंग करेगा, वो उसी के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगा। और ये जो हासिल होते हैं ना, ये समहाउ कुछ इस तरह के होते हैं कि ये इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इस बात के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये खोज लगाने की कोशिश करते हैं। फिर आप जब इनकी ज़िंदगी से जोन आउट हो जाते हैं तो उसके बाद इनका अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। तो हसद करने वाले शख्स से हमेशा महफूज रहें, हसद करने वाले शख्स से हमेशा दूर रहें, क्योंकि जो लोग हसद करते हैं, जिन लोगों को किसी शख्स से भी हसद या जलन होती है, उससे कोई भी महफूज नहीं होता। इनफैक्ट अगर कोई अपने दोस्त से जल रहा है तो कल को वो अपने भाई से भी जलेगा, फिर कल को वो अपने भाई की औलाद से भी जलेगा, कल को वो अपने दोस्त की औलाद से भी जलेगा, दोस्त से भी जलेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हासिद शख्स है, ज़रूरत इस बात की है कि उसका इलाज कराया जाए, चाहे वो रूहानी तौर पर हो, चाहे उसकी काउंसलिंग के तौर पर हो, चाहे उसका इलाज अच्छी पॉजिटिव गैदरिंग में बैठकर हो। तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके घर में सराउंडिंग में कोई शख्स किसी शख्स के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेगेटिव है या जेलस है, तो उसकी काउंसलिंग करें, उसका इलाज भी कराएं, उसकी जो एहसास कमतरी है, उसका जो डिप्राइव जोन है, उसके ऊपर बात करें और वो मसला ख़त्म करें, ताकि वो आज तो आपके किसी दुश्मन के साथ, आपके किसी कॉमन दुश्मन के लिए बैठ के आपके बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, किसी और के बारे में गॉसिपिंग कर रहा है, लेकिन कल को वो शख्स आपके बारे में भी यही गॉसिप करेगा, क्योंकि जब उसके पास कोई टारगेट नहीं रहेगा, उसके पास जलने की किसी और से कोई वजह नहीं रहेगी, कोई शख्स उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा, तो उसके बाद फिर उसका दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट खुद आप भी हो सकते हैं। तो हासिदों से बचें और हसद करने वालों से बचें और अल्लाह ताला हमें जो है इन तमाम तर चीज़ों से महफूज रखें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जी हमारे यहाँ आजकल हो क्या रहा है। हमारे यहाँ कुछ आजकल इस तरह का सिस्टम है कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। अभी जो मैं आपके साथ में ख़बर शेयर कर रही हूँ, इसमें एग्ज़ाम्स हो रहे हैं इंटरमीडिएट के, और इस हवाले से इसके अलावा जो इंटरमीडिएट के बच्चे ना, वो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि उन्होंने आगे जाके किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने अपना कोई काम करना है, किसी ने अपना कोई काम करना है। तो उस हवाले से भी जो है वो एम कैट के, ई कैट के टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो गए। अच्छा, अभी समहाउ आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के दूसरे मरहले के इम्तहानात का 5वां रोज़ है जी, ठीक है। 11वीं और 12वीं जमात के कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट के जो इम्तहानात हैं वो जारी हैं। अच्छा जी, दूसरे मरहले के इम्तहानात का सिलसिला 2 जुलाई 2025 तक जारी रहेगा। इम्तहानात में जो है वो तकरीबन 82,000 से ज़ायद तलबा और तालबात जो है वो शिरकत कर रहे हैं। सुबह की शिफ्ट 9 बजे से 12 बजे तक आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट, खुसूसी उम्मीदवारों और डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन के इम्तहानात जो हैं वो भी हैं। अच्छा, 1000 से ज़ायद तलबा और तालबात जो हैं वो शरीक हो रहे हैं और तकरीबन ये जो इम्तहान है ये 2 घंटे पर मुश्तमिल है और इम्तहानी मराकज़ सुबह की शिफ्ट में भी कायम किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 26 इम्तहानी मराकज़ को इंतहाई हसास करार दिया गया है। अच्छा जी, ये एक इशू। इसके अलावा एक और इशू जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, एंड दैट इज़ जामा कराची, कराची यूनिवर्सिटी। एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़ के निकलते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से तालीम हासिल कर रहे होते हैं। समहाउ यहाँ पर अगर इस तरह के क्लैशेस की खबरें जब सामने आती है ना, तो इंसान परेशान हो जाता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जामा कराची में जो है ये इस तरह से मामलात हुए हैं कि 2 ग्रुप्स जो हैं, 2 मुसल्लह ग्रुप्स जो हैं वो जामा कराची में आपस में लड़ गए हैं। अच्छा जी, अब क्या है यहाँ पर कि स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि तसादुम इंतज़ामी उमूर के अकब में जो कैंटीन एरिया था ना, वहाँ पर हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद तसादुम में फायरिंग भी हुई, फिर किसी के ज़ख्मी होने की अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतलात नहीं है, लेकिन तसादुम के बाद जामा कराची में पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी है वो पहुँच गई है और इस तरह से जो है ये 2 ग्रुप्स हैं जहाँ पर लड़ाई हुई और इस तरह की जो खबर है वो सामने आई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनको इतनी समझ रखनी चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, उसका जो तकद्दुस है वो पामाल ना करें। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं मौसम की। शहर कायद का जो मौसम है उसकी सूरत हाल क्या है। शहर कायद का जो मौसम है उसकी सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि जी शहर कायद में जो गर्मी की शिद्दत है वो बिल्कुल बरकरार है, मौसम गर्म है, मरतूब है और इस हवाले से जो स्टैटिक मौसम है उसके कुछ जो सेंटीग्रेड्स हैं वो तो ऊपर नीचे हैं, लेकिन गर्मी जो है वो
थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि कंजेशन है, तो वो वाली सूरत हाल जो है इस वक्त मौसम की बनी हुई है। और मौसम का जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि 11 बजे जो है मौसम किस तरह से रहेगा और 12 बजे जो है वो मौसम क्या रहेगा। तो मौसम की सूरत हाल इस तरह से है कि 11 बजे जो है वो मौसम रहेगा 35 सेंटीग्रेड, 12 बजे जो है वो 37 सेंटीग्रेड, 1 बजे जो है वो 38 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो 39 सेंटीग्रेड जो है वो मौसम रहेगा। अच्छा जी, एक और खबर, एक और सैड खबर, और दैट्स बिलोंग टू भारत। अच्छा जी, भारत में जो तैयारा है एक, वो गिरा और उसके बाद जो है बड़े दिल दहला देने वाले मनाजिर जो हैं वो सामने आए। ये भारतीय शहर अहमदाबाद, जहां हादसे का शिकार होने वाले जो मुसाफिर तैयारे का जो गिरा था उसका अब ब्लैक बॉक्स मिल गया। कल से हमने ये खबर देखी कि किस तरीके से तकरीबन 200 से ज़ायद, 290 कहा जा रहा है कि 290 के करीब उसमें लोग सवार थे और 200 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हुए। एक शख्स या दो शख्स के बचने की जो वो इतलात है, जो एक शख्स मंजर आम पर आया जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया, वो मतलब ब्रिटिश नेशनल था और उससे बात करने की कोशिश की गई। ज़ाहिर है वो तो बिल्कुल ट्रॉमा में था, उसको समझ में ही नहीं आ रही थी। तो ये सारा कुछ हुआ भारत में। अब ये जो हादसा हुआ था ना, इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अच्छा जी, अब एक जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया और जो दूसरा ब्लैक बॉक्स था उसकी तलाश जो है वो अभी जारी है। तो भारतीय सिविल एविएशन के वजीर ने कहा कि भाई तैयारा हादसे की तहकीकात अब शुरू कर दी गई है कि ये तैयारा कैसे गिरा, क्योंकि ये जो जिस नौयत का ये तैयारा था ना, कहा जा रहा है कि ये बड़े लग्जरी तैयारे होते हैं और इनमें जो हादसात हैं वो इससे पहले कभी इस तरह के जो ये तैयारे थे उसमें हादसात नहीं हुए। बट लेट्स सी कि क्या वजूहात थी। अच्छा, उन्होंने कहा जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है, जो ब्यूरो है इनका, ये इन्वेस्टिगेशन उनका ब्यूरो कर रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। अच्छा, हुकूमत तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी जो है वो बना रही है और इस हवाले से बातचीत हो रही है कि भाई ये हादसा कैसे हुआ। अच्छा, भारतीय सिविल एविएशन के वजीर का ये भी कहना है कि आला सतह की कमेटी मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल भी है, जबकि यहाँ पर जो रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 241 अफराद जो हैं वो भी हलाक हो गए। अच्छा जी, ये देखें, जो मैं कह रही थी ना कि 200 से ज़्यादा लोग थे, तो 241 लोग थे। एक शख्स जो है वो मौतजाना तौर पर बच गया। अब जाहिर सी बात है वो एक ट्रॉमा में है, जब बाद में उसके वाले से खबर सामने आएगी तो फिर हमें पता चलेगा कि उस शख्स के साथ जो है वो क्या हादसात हुए, क्या उस शख्स के साथ जो है वो मामलात हुए। तो ये सारा सिनेरियो है। अब बात कर लेते जी आलमी मार्केट में सोने की कीमतें क्या हैं। तो आलमी मार्केट में जो सोना है वो $30 महंगा होकर $3,370 फ़ी औंस पर पहुंच गया है। एक तोला सोना $4,000 महंगा होकर हो गया है। अच्छा, एक तोला सोने की कीमत बढ़कर ₹3,56,900 हो गई है। 10 ग्राम सोना ₹3,430 इजाफे से ₹3,05,984 पर पहुंच गया और एक तोला चांदी की कीमत ₹3,745 पर आ गई है। अच्छा जी, तो ये वो खबरें जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब चलते हैं माल का हाल आपको बताते हैं कि जी जो करेंसी के रेट्स हैं वो क्या हैं। तो आज के जो माल का हाल है वो क्या है, ये आपके साथ में मैं शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते हैं कि भाई करेंसी ज़रूर बताया करें आप। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 187 पर है, कैनेडियन डॉलर 210 पर है, यूरो जो है वो 323 पर है, कुवैती जो दिनार है वो है 922 पर, एंड वी हैव यूके पाउंड जो है वो 383 पर है, सऊदी रियाल जो है 75 पर है, स्विस फ्रैंक जो है वो 338 पर है और यूएस डॉलर जो है वो 284 पर है। तो जनाब, ये सूरत हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर की। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद ढेर सारी खबरें आपके साथ में शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, इस वक्त हम न्यूज़ सेशन में जो है वो दाखिल हो चुके हैं और हमारे साथ हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मौजूद है, ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई भी मौजूद है, महराज भाई भी मौजूद है। लेकिन इनकी जाने बढ़ने से पहले ना वेजिटेबल्स के बारे में जानते हैं कि भाई आज क्या सब्जियों की सूरत हाल है, क्या दाम है, अवाम जो है वो किन दामों पर ये सब्जियाँ खरीद रहे हैं। तो चलते हैं, अक्सा ने जो है वो एक इस हवाले से हमें अपडेट करना है। और अक्सा, बताइए कि क्या रेट्स हैं आज सब्जियों के। जी बिल्कुल, सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियों की सरकारी कीमतों में और जो बाज़ार की कीमतों में है उनमें एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आने लगा है। कमिश्नर कराची ने जो कीमतें मुकर्रर की गई थी उस पर अमल दरामद ना हो सका है। अगर हम बात करें आलू की सरकारी कीमत की, तो आलू की जो सरकारी कीमत है वो ₹58 है, लेकिन बाज़ार में वो ₹80 में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से प्याज की सरकारी कीमत ₹35 है, लेकिन बाज़ार में वो ₹60 में दस्तियाब है। अगर हम बात करें भिंडी की सरकारी कीमत की तो वो ₹81 है, लेकिन बाज़ार में उसे ₹200
में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो टमाटर की सरकारी कीमत है वो 60 रुपये है, लेकिन बाज़ार में उसे 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 253 रुपये है, लेकिन बाज़ार में वो 500 रुपये में दस्तयाब है। अगर बात करें अदरक की सरकारी कीमत की, तो अदरक की सरकारी कीमत है वो 518 रुपये है, लेकिन बाज़ार में वो 800 रुपये में दस्तयाब है। शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 138 रुपये है, लेकिन बाज़ार में वो 300 रुपये में मिल रही है। इसी तरीके से हम बात करें तो लीमू की सरकारी कीमत है वो 575 रुपये है, लेकिन बाज़ार में उसे 800 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो कमिश्नर कराची ने जो कीमतें मुकर्रर की गई थी उस पर देखा जा रहा है कि कोई अमल दरामद नहीं हो सका है। मुशहरियों का यही मुतालबा है कि जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं उस पर अगर अमल दरामद हो जाए तो महंगाई में थोड़ा काबू आ सकता है। जी जी, अक्सा में अपडेट कर रही थी। अक्सा, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ अशरफ भाई मौजूद हैं और महराज भाई मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम लोग तो सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन हमारे शहर में जो एक्टिविटी हो रही होती है ना, वो कुछ ठीक ठाक नहीं हो रही होती है, और उसमें जो है आए दिन कोई ना कोई इस तरह की खबरें सामने आ रही होती हैं। अभी सबसे पहले तो हम जिक्र कर लेते हैं बजट का। अब आज जो है वो सिंध की बारी, तो ज़रा बताएं कि इस बारी क्या कुछ है अशरफ भाई? तो बारी हर साल आती है मगर कराची वालों की बारी नहीं आती है। कराची वालों की बारी कब आएगी, ये सवाल बस है वो भाई। ये हाँ। सारे बिजनेसमैन कराची वाले, मैं खुद कराची वाला हूँ, तो हम जी। यही पूछते हैं हमारी बारी कब। सही। बारी तो सबकी आ जाती है, हाँ। असेंबली में बैठ जाते हैं। हाँ। मेन ये कि आज सिंध का बजट है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि देखा जाए कि उसमें बड़ा इजाफा किया जाएगा। कुल हजम जिसे बोलते हैं, हाँ। अखराजात और ये सारी 3100 अरब रुपए का ये बजट आ रहा है सिंध का, सही। और बड़ा बजट है। हाँ। हजम भी बड़ा है। उसकी आमदनी अगर देखें, क्योंकि खसारे का बजट होगा यकीनन, हाँ। और जो अखराजात हैं जो सूबों के ऊपर, जो सूबाई तरक्याती बजट जो रखा है 520 अरब रुपए रखे हैं। सही। फिर इनके जो इदारे हैं उनमें जो सारे मेगा प्रोजेक्ट जो है, हाँ। देखा जाए तो कराची में मतलब इनके जारी मंसूबे, अभी जो अपडेट आ रहे हैं सोर्सेज से हमारे पास आए हैं, तो पिछले साल जब हमने दिया था कोई नए मंसूबे नहीं थे पिछले माली साल के बजट, जो अभी 30 जून को ख़त्म होगा। नए माली साल के बजट में तकरीबन 3690 पुराने मंसूबे हैं। हाँ। जो कि कंटिन्यू होंगे, और तकरीबन 400 नए मंसूबे जो हैं, 400 के करीब, 389 के करीब नए मंसूबे ला रहे हैं। सही। और वो शुरू होंगे। मगर ये है कि एक आज रस्ते में आते हुए मैंने फ़ोन किया था कराची चैम्बर के सदर को ना, जावेद बिलवानी को। हाँ। तो मैंने कहा सर इस पे कमेंट्स चाहिए, कहाँ मिलेंगे आप? तो कहने किस पे? तो मैंने कहा सिंध के बजट पे। तो कह रहे कौन से? मैंने कराची के मंसूबे। कह रहे कि कोई मंसूबा तो बताओ इन्होंने बना लिया हो। तो वो तो चलता रहेगा। कह रहे तुम मैं बोलते रहेंगे। और मंसूबे मेन ये कि कराची का K4 मंसूबा है। अफसोस की बात है, यहाँ पे फिर वफाक ने अपना बजट दे दिया है। और मैं महराज भाई से भी ये डिस्कस कर रहा था कि आप सोचें 100 अरब रुपए से बड़ा बजट चाहिए उसका। पता है कितने दिए? 3 अरब 25 करोड़ रुपए वफाकी बजट में कराची के लिए K4 का मंसूबा, जो आधे कराची का पानी का मसला हल करने जाना है। हाँ। उसके लिए रखे कितने वफाकी बजट में, जो कराची सबसे ज़्यादा कमा के देता है। इस दफ़ा आपको बताऊं 3000 अरब से ज़ायद कमा के दे रहा है रेवेन्यू में। हाँ। कराची सिर्फ। कराची मतलब कोई अगर एक शहर कमा के दे रहा हो तो चैलेंज है कि इनके तमाम वज़रा बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, बोल दें कि अशरफ खान ये आप गलत बोल रहे हो। हाँ। 3000 अरब रुपए कमा के दे रहा है कराची से अकेला, यहाँ से। हाँ। वफाक को टोटल रेवेन्यू में। हाँ। और उसमें पता है कितने दिए हैं? कराची के लिए एक मंसूबा रखा है वो K4 के लिए रखा है 3 अरब 25 करोड़ रुपए। अब शर्म किसको आनी चाहिए? किसको आना चाहिए? क्या मेयर कराची भी कल जो है यही शिकवा कर रहे थे, कह रहे हैं कि भाई आप देखें 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 50-50 पार्टनरशिप पे हम, तो अगर आप पैसे दोगे ये तभी प्रोजेक्ट जाएगा। तो कराची का सबसे बड़ा मंसूबा जो था K4, उसके लिए वफाक की जानिब से 3 अरब 25 करोड़ रुपए दिए जाने। अब सिंध हुकूमत कितना दे देगी? क्योंकि अगर सिंध हुकूमत अपना हिस्सा भी बढ़ा दे, वफाक से अगर सपोर्ट नहीं कैसे बनेगी? हर चीज़ इस वक्त जो है टॉप पे कीमत ना, जैसे हम बोलें कि सीमेंट की आप ले लें, सरिये की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखें, 3 साल में जो 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो 6000 रुपये पे चली गई है। हाँ। तो इट्स मीन जो 100 अरब का मंसूबा था और उसकी लागत बढ़ गई ना। हाँ। अब आप मजीद 1 साल के लिए 12 महीने, अगले 12 महीने में कह रहे हैं महराज साहब के 3 अरब 25 करोड़ रुपए देंगे K4 मंसूबा, जो कि 65 करोड़ गैलन पानी का मंसूबा है, जो कि कराची को आधा पानी मिलता है। हाँ। और हर जगह पानी का रोना है। तो वो मंसूबा हो जाएगा। हाँ। तो आपको मतलब जो शॉर्टफॉल है वो टोटल जीरो हो जाएगी, इजाफी होगा पानी। हाँ। इंडस्ट्री को चाहिए, 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं, कराची के 7 अजला हैं, 2 करोड़ की रजिस्टर्ड आबादी है, अनरजिस्टर्ड पूछा जाए 3 करोड़ की आबादी है। पानी टैंकर से डल रहा होता है, उसके लिए
पैसे नहीं रखे। अब सिंध हुकूमत की बात की जाए तो पूरे सिंध के लिए जो सूबाई तरक्याती जो प्रोजेक्ट है, प्लान है, 520 अरब रुपए रखे गए हैं और उसमें से 3690 जो है पुराने मंसूबे हैं, 380 या 390 के करीब नए मंसूबे डाले जा रहे हैं। अब कंटिन्यू ये है कि आपका सबसे बड़ा जो सिंध का इशू ये है कि फॉरेन फंडेड जो हैं ये मंसूबे होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वो आपको लॉन्ग टर्म जो है आपको कर्जे देते हैं, राइट। और अगर आप टाइम फ्रेम पे नहीं करते हैं तो वो उसको क्रॉस लगा देते हैं। सही। तो बहुत सारे मंसूबे हैं, जिसमें क्लिक मैंने देखा, क्लिक एक मंसूबा था कराची के लिए लिवेबल सिटी बनाने के लिए, यानी शहर को रहने के काबिल बनाने के लिए। तो वो मंसूबा भी जो है माशाल्लाह से, क्योंकि स्पीड इतनी तेज़ है, तो जो खरगोश और कछुए की रेस देखी है, तो वो भी आपकी हर जगह मंसूबे इतनी स्पीड से हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो उसके लिए जो फॉरेन फंडेड हैं वो आपके मनसूख होते हैं, क्योंकि आपने टाइम फ्रेम दिया वर्ल्ड बैंक को, जी मैं आपसे कर्ज ले रहा हूँ और मैं इसको 2 साल में बना दूंगा। 2 साल तो 5 साल हो गए, वो पूछ रहे हैं भाई क्या किया, तो कह रहे हैं सर बन रहा है सर, थोड़ा सा डिले हो गया। तो वो भी चला गया। तो अब ये है कि जो बजट आज ऐलान होगा उसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं हमारे, आज वो उसको बजट पढ़ के सुनाएंगे। तो सबकी नज़रें यही हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, कराची चैम्बर हो, तमाम इंडस्ट्री जोन्स हो, उनका 2 फोकस है इस वक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पानी। सही। चलिए जी, अभी अगली खबर पर बढ़ते हैं। और अगली खबर जो है ना, ये खबर आज इस खबर पर मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों से भी मैं आज बात की जो लोग किसी भी क्लिनिक में चले जाते हैं और कहीं पर भी जाके अपने बच्चों का इलाज कराना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि वो क्लिनिक में जो डॉक्टर उस वक्त मौजूद है वाकई वो सर्टिफाइड है या नहीं है। वाकई कल भी हमारे शो पर यही बात हो रही थी कि ज़रूर जब डॉक्टर के पास जाएं तो उसके बारे में भी पता कर लें कि उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, या उसकी सराउंडिंग में किस तरह की रेपो है, क्योंकि रेपो जो होती है ना वो भी बहुत काम आती है लोगों के, और उसका जो सर्टिफिकेट है यानी वो रजिस्टर है या नहीं है वो भी बहुत काम आता है कि कोई जाली डॉक्टर ना हो या कोई इस तरह का डॉक्टर ना हो जो एक्सपेरिमेंट करता हो। ये खबर है जी कि निजी क्लिनिक में जो 2 साल का बच्चा है वो जाँ बहक हो गया। इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है। बच्चे को कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, कोई डिजीज़ नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह जो है वो बच्चा जाँ बहक हो जाता, लेकिन पुलिस के मुताबिक अहले खाना का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि बच्चे को पेट में मरोड़ हुआ, फिर उसको मोशन हुए और फिर उसको इस क्लिनिक में ले जाया गया और फिर इंजेक्शन लगवाया गया। अच्छा जी, फिर कुछ ही देर बाद बच्चा दम तोड़ गया। फिर उसके बाद इसकी लाश को जो है उजैना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 साल का ये बच्चा था जिसके हवाले से अभी हमने आपको बताया कि ये निजी क्लिनिक में ले जाया गया था, ये 2 साल का बच्चा, और निजी क्लिनिक में ले जाने के बाद जो है ये बच्चा दम तोड़ गया। इसको सिर्फ पेट दर्द और मरोड़ की शिकायत थी और क्लिनिक में इसको इंजेक्शन लगाया गया। महराज भाई, क्या कहेंगे आप इस नेग्लिजेंस के ऊपर, या क्या इसमें किसका कसूर समझा जाए कि कोई बच्चा बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला था, पेट का ही दर्द था उसको, डॉक्टर की नेग्लिजेंस कहें, या फिर किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्योंकि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो नेग्लिजेंस डॉक्टर की ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि सिवियर पेशेंट तो था नहीं, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसके तो सिर्फ पेट में दर्द था। क्या कहेंगे आप इसमें? अच्छा देखिए, इसमें एक तो सूरत ये है कि कराची में जो कुछ हमारे अताई डॉक्टर्स का जो है ना जी बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ सही। अच्छा, इसमें कसूर खाली उन अताई डॉक्टर्स का नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर कच्ची बस्तियों में, कच्ची आबादियों में ना ये ज़्यादा कायम किए हुए अपने क्लिनिक्स, क्योंकि पक्के इलाकों में और जो डेवलप इलाके हैं वहाँ पर तो लोग, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा वो देख संभाल के कहीं जाते हैं कि भाई हमें कहाँ जाना है, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, कौन से हॉस्पिटल जाना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अताई डॉक्टरों के पास एक तो मसला ये है कि अभी बीच में मीडिया पर भी कई दफ़ा हाईलाइट हुआ और छापे भी पड़े, ठीक है, जो हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने भी छापे मारे उसमें, उनको गिरफ्तार भी करते हैं, इनके खिलाफ केसेस भी होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ अर्से बाद दोबारा से अपना हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं। अच्छा, उसमें होता ये है कि महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि जो गरीब आदमी है, जो कि दिहाड़ीदार मजदूर है, मजदूर तबका है, ये लोग कहते हैं कि हम कोई सस्ता क्लिनिक देखें, बस जाएं और डॉक्टर इंजेक्शन लगा और हम बस रेडी होके ना दूसरे दिन अपने काम पे जाना शुरू कर दें। तो इस बिना पर वो क्लिनिक्स चल रहे होते हैं। लेकिन बात यह है कि वो डॉक्टर्स नहीं है, वो इंसानों की जानों से खेल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये इस बच्चे के हवाले से जो आपने कही, इसमें कुछ भी कहना ना कबलस वक्त होता है कि जब भी आपने देखा होगा कि अक्सर हॉस्पिटल से बाहर झगड़ा और
मार पिटाई भी हो जाती है, हमला भी हो जाता है। इस बच्चे की जो सर्टन कंडीशन है ऑब्वियसली वो तो हमें नहीं मालूम, हो सकता है इसकी कोई पिछली हिस्ट्री हो सकता है इसको कोई पहले से प्रॉब्लम हो, लेकिन समहाउ इस तरह के केसेस पेरेंट्स को भी एजुकेट करने के लिए होते हैं कि जब वो अपने बच्चे को कहीं पर लेकर जा रहे हैं तो अगर हर मसले का हल डॉक्टर उनको इंजेक्शन बताता है तो पूछें कि भाई किस वजह से जो है वो आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, किस चीज़ का इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली यही होता है कि आपके सर में दर्द है आप इंजेक्शन लगवा लें, आपको ज़्यादा कोई गुर्दे में दर्द उड़ गई है आप इंजेक्शन लगवा लें। हर मसले का हल इंस्टेंट शॉर्टकट ये होता है कि जी आपने इंजेक्शन लगवा लें, ज़्यादा आपको मोशन हो रहे हैं, पेट में मरोड़े, आप इंजेक्शन लगवा लें। आपको नहीं पता कि किसी को इंजेक्शन से एलर्जी भी हो सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल, किसी को इंजेक्शन से कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसमें जिम्मेदारी दोनों तरफ से बनती है, डॉक्टर की भी बनती है और पेशेंट्स की भी बनती है कि जब वो जा रहे हैं तो वो कम से कम अपने बारे में ये बात बिल्कुल सही बताएं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है और हम इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते। तो आवाम को एजुकेट करने की महराज भाई कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हर मसले का हल इंस्टेंट इलाज भी नहीं होता कि जी आपने अभी आपको फ़ौरन से मोशन स्टार्ट हुआ और आपने जाके इंजेक्शन लगवा लिया या आपने जाके जो है फ़ौरन से कोई ऐसी ट्रीटमेंट ले ली जो आप ही के लिए हार्मफुल साबित हो रही है। देखिए मैं इसमें तो ये कहूँगा कि देखिए हमारे यहाँ जो आवाम और शहरी हैं उस पर ज़्यादातर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डॉक्टर के पास जाना भी पसंद नहीं करते, खुद डॉक्टर बने हुए होते हैं। सही, वो मेडिकल स्टोर जाते हैं और मेडिकल स्टोर पे जो बंदा खड़ा होता है उससे बोलते हैं भाई मुझे ये प्रॉब्लम है जल्दी से कोई दवाई दे दे। सही, उनको कोई गर्ज नहीं है कि भाई वो दवाई अगर मुझे रिएक्शन कर गई, बेशक कोई और प्रॉब्लम हो गई। हाँ। अच्छा उसमें होता ही है कि बहुत सारे लोग कुदरती तौर पर सही हो जाते हैं और वो जितने सही होते जाते हैं ना वो 4 लोगों को बता रहे होते हैं कि यार तुम फला मेडिकल स्टोर पे जाना, वो ऐसी दवाई बना कर देता है कि बुखार आपका एक दिन में गायब हो जाता है और आप जो है बिल्कुल चाको चौबंद हो जाते हैं। तो बात है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर है या नहीं है, ठीक है, और ये भी देखना है कि वो अताई डॉक्टर है या नहीं है। अपने बच्चे से ज्यादा क्या आपको बताना अजीज हो सकता है, औलाद से ज्यादा कोई चीज अजीज हो सकती है। तो ये भी इस बच्चे का जो मामला हुआ जिसके घर वाले उसकी तकलीफ देख के उसको करीब तरीन क्लिनिक ले गए बिल्कुल, ठीक है ना। उस वक्त उनको ये सोचने समझने की बिल्कुल उनमें सलाहियत नहीं थी कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वो सर्टिफाइड डॉक्टर है या नहीं है, क्या रिएक्शन हो जाएगा, या इंजेक्शन लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना बिलीव करते हैं कि भाई डॉक्टर ने जो कहा है हमने वो करना है, बिल्कुल आप वैसे ही करें, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चे की जो कंडीशन है, हिस्ट्री है, उसके एलर्जिक टेस्ट हैं, उसकी दीगर चीज़ें हैं, वो पहले से ही करवा लें। ज़रूरी नहीं है ताकि आप एट टाइम्स कोई इमरजेंसी हो जाती है उस टाइम पर करवाएं। इसीलिए कहते हैं कि अपने रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अपनी स्किन की एलर्जीज़ जो भी आपको जिस चीज़ से प्रॉब्लम है उस चीज़ का चेकअप ज़रूर करा के रखें ताकि सडन अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी हिस्ट्री डॉक्टर को दे सकें, डॉक्टर को बता सकें कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमें इस ड्रग से या इस एंटीबायोटिक से ये इशू है या हमें इस चीज़ से ये इशू है। चलिए जी इस पर मजीद भी करेंगे बात, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, वापस आएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। वैसे तो शहर कायद में बहुत सारे मसले हैं, लेकिन इन सारे मसलों में एक मसला ये भी है कि हम लोग जितना ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि हमारे शहर से जो है वो हादसात ख़त्म हो जाएं, चोरी डकैती और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और हमारे शहर में हर चीज़ जो है वो ठीक चले, 100% ना सही लेकिन कम से कम 80% जो है वो हमारा शहर जो है वो तरक्की करे और कम से कम ये चोरी डकैती के जो मामलात हैं ये कम हो जाएं। और इसके लिए जिस तरीके से सिंध पुलिस, कराची पुलिस आगे बढ़कर शहरियों का साथ देती है और जब भी उनकी कोई कामयाबी होती है तो हम आपके साथ में ज़रूर शेयर करते हैं कि हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को पकड़ती भी है। लेकिन अभी एक खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ ये है सिंध पुलिस से रिलेटेड ही, लेकिन ये सुन के आपको बड़ी हैरानी भी होगी और आप सोचेंगे भी कि भाई ये कुछ इस तरह की खबर है कि आप दूसरों को तो नसीहत करते हैं लेकिन खुद आपके अपने जो मामलात हैं वो क्या हैं। शहरियों की गाड़ी में फिटनेस ना होने पर तो चालान किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मनाजिर में। तो जब शहरियों की गाड़ी फिट नहीं होती है तो चालान करते हैं, उनको रोकते हैं, पूछते हैं और पता नहीं क्या क्या पूछते हैं। लेकिन सिंध पुलिस की अपनी गाड़ियों का हाल ये है कि फिटनेस ना होने के बराबर है। जौहराबाद थाने की पुलिस मोबाइल कुंडे के खिलाफ ऑपरेशन के लिए निकली तो रास्ते में साथ छोड़ दिया इस मोबाइल ने इनका। अब ये देखें ये धक्का भी लगा रहे हैं, ये पुलिस मोबाइल को लेके जा रहे हैं। फिर क्या हुआ इसके बाद कि फिर पहले एक मोबाइल इनकी बंद हुई, फिर उसके बाद जो है एहलकारों ने रस्सी बांधकर इसको खींचना चाहा तो रस्सी टूट गई। अच्छा फिर उसके बाद जो है इतने में दूसरी मोबाइल भी बंद हो गई। जौहराबाद थाने में टोटल 3 मोबाइल हैं जिनमें 2 की हालत जो है वो अबतर है, एक मोबाइल ख़राब है, दूसरी अचानक ख़राब हो गई। फिर उसके बाद भाई बुलाया गया मैकेनिक और इसको ठीक कराया गया। तो ये देखें कि
एक नहीं, दो नहीं, तीन मोबाइल, और उनकी हालत जार ये है। अशरफ भाई, आप ज़रा इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि शहरियों की गाड़ियां अगर फिट ना हो, उनकी फिटनेस ना हो, तो चालान भी, सवाल भी, और कई सारी एंजाइटी जो शहरियों को होती है वो भी। लेकिन अभी ये तीन मोबाइल नहीं, वो एक थाने में 3 मोबाइल बड़ी बात है भाई, वो भी पहले चल रही होंगी, लेकिन जी। अब आप ये देखें कि कुंडा रिमूवल में ये गए हैं, तो पहले एक गाड़ी थी वो ख़राब हुई, उसको खींचने के लिए दूसरी गाड़ी है वो भी ख़राब हो गई। तो ये हालत है। अब इस पे ये खबर जो देने का मकसद भी हमारा ये है कि इसको हम हाईलाइट कराएं और वो देखें जो मुतलका इदारे हैं जो इनको फंडिंग करते हैं कि ये आके बैठे, और वो बेचारे क्या करें। 108 थाने हैं कराची में, 7 अजला हैं, और थानों में जाएं तो आप उल्टा शिकायत लेने जाएंगे। तो मैं बताऊं आपको, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मेराज भाई से मेरी बहुत सारी बातें इस पे होती हैं, मगर ये कि मैंने अभी तक अपने 20 साल में ना, मैं बड़ा अफसोस होता हूँ कि जो मेन थाने हैं, जो गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो थानों में आप देखें उर्दू स्पीकिंग, जैसे मैं कराची में पैदा हुआ हूँ, बाहर से लाके बैठा हुआ है, उसको ना इलाके का पता है। और यकीन करें जितने भी वो पुलिस वाले जो पकड़े गए हैं ना जो वारदातों में, तो पुलिस वाले ही निकले हैं। और मैं तो पुलिस वालों को देखता बड़ा अफसोस के साथ कहता हूँ कि जहाँ भी जाएंगे तो पुलिस वाले की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होती है, चाहे बैंक डकैती हो या अगवा में हो या बच्चे की उसमें हो, तो उनको सब पता होता है ना। वो जो अगर सादे कपड़े में जा रहा है उसको कौन रोकेगा, असला लगा के घूम कौन देगा? अशरफ भाई, अगर इस तरह से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर तहफ्फुज़ कौन देगा? भाई तहफ्फुज़ मतलब रिपोर्ट किसको करेंगे हम, किसके आसरे पे शहर? भाई अगर हम देखें ना कि कल अनुषा जो जाफरी रिपोर्ट, मेराज भाई भी थे, तो डिसाइड करके हमने दिया, एक DIG उनके बेटे साहब ने बैक टू बैक उन्होंने जो है किया, लोगों को गाड़ी में नशे में मारा है। कल भी मारा है, रशिया को मार दिया है। अब वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 या 5 हुए हैं, और वो पूरी जो पुलिस टीम है उसको सपोर्ट करने आ गई। ठीक है, वो गाड़ी भी गायब, लड़का भी गायब, और बेचारा गरीब रक्षे वाला जो अपने बच्चे और उनका पेट पालता था घर वालों का, उसका रक्षा तबाह कर दिया, नशे में जाके गाड़ी मारी है। और वो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन था वो। भाई उसकी पूरी वीडियो लोगों ने बनाई है, वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, उसकी गाड़ी भी बनी है, उसके हूटर लगा हुआ है। आप सरकारी गाड़ी जो है ना, मैं आपको बताऊं, सरकारी गाड़ी जो है आपका, मतलब अगर मैं हूँ सरकार ऑफिसर ना, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मेरा बेटा या कोई और जो है वो गाड़ी नहीं चला सकता है। मैं प्रोटोकॉल उसमें हूँ। अब वो सायरन बजा के लोगों के ऊपर, उसको ये किसी ने नहीं दिया है कि उनके अब्बा अगर DIG हैं या SSP हैं, वो लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। ठीक है, अगर वो है उनका बेटा अगर नशा करता है या जो भी करता है, लेकिन मेरी तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, सबसे पहले मेरी सैलरी से जो टैक्स कटता है उससे आपकी वर्दी चल रही है, आपका घर चल रहा है, आपकी तनख्वाह मिलती है, और आप आके मेरे ऊपर ही आप ये करेंगे तो फिर रिस्पॉन्स आएगा ना। अब आप इस शहर में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अब ये गाड़ी का मामला है, आपका चैलेंज करता हूँ, वहाँ थाने में जाएं, मेराज साहब बैठे हुए हैं, आप वहाँ का जो SHO होगा उसकी गाड़ी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, लेकिन जो राउंड के लिए निकलती है, जो भाई फ़ोन आ रहा है कि भाई डाकू आ गए हैं या यहाँ पे ये हो गया, वो पहुँच ही नहीं पाएगी 1 घंटे तक। वजह ये है कि जो आप बता नहीं, बैटरी ख़राब है, इंजन का काम नहीं हुआ है, वो धक्का दे रहे हैं। और लेकिन ये क्या करते हैं ज़्यादातर इन इलाकों में, जो मैंने देखा है, इन इलाकों में रोडों पे, मेन रोड पे खड़े हो जाते हैं बेचारे, बाइक वाले जा रहे होते हैं, उनको पकड़ के जेब गरम कर रहे हो। इन्होंने, मैंने नहीं देखा है कि इन्होंने जाके स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़ा हो। ना कभी आपने देखा हो कि जाके, मतलब स्ट्रीट क्रिमिनल जाएगा, मोबाइल खड़ी हुई हो, जाके उसको जाके बताया भाई मैं स्ट्रीट क्रिमिनल, ये लो है, पिस्टल है मेरे पास। सब पता होता है इन्हें। आप जाएं, एक राउंड मार के जाएगी गाड़ी, और उसको पता है कि अब आधे घंटे तक तो नहीं आना है, इतना तेल ही नहीं है उसके पास, वो जाएगा तो वहाँ जाके खड़ा हो, इधर वो वारदात शुरू हो जाएगी। बाकी मेरा हिसाब से आप पूछें। मेराज भाई ज़रा बताएं, ये तीन पुलिस मोबाइल और तीनों में प्रॉब्लम शहरी देखें, क्या देखें? ये तो मतलब जब शहरियों की गाड़ियाँ जो है वो फिट नहीं होती, उसके ऊपर चालान होता है, तो इनकी तो अपनी गाड़ियाँ फिट नहीं, इन्हें पता नहीं है पहले से, इन्होंने उसकी इंस्पेक्शन नहीं की हुई। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई इस तरह की वारदात हो जाए, कोई शहर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो उनकी तो अपनी गाड़ी में इंस्पेक्शन नहीं हुई। देखिए जी, बात है कि सिंध पुलिस है, जी, ठीक है ना, और पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। जी बिल्कुल, मदद समझ तो गए होंगे आप। जी। तो मदद की बहुत ज़रूरत है पुलिस को इस वक्त। बात यह है कि सिंध पुलिस में जब से ये गुलाम नबी मेमन साहब IG आए, उसके बाद से बहुत सारी नई गाड़ियाँ फराहम की गई। अच्छा, गाड़ियाँ जो आई, जो दूसरे ममालिक के तोहफे में भी मिली या बजट में भी आई, तो वो गाड़ियाँ इतनी नहीं थी कि पूरे कराची के तमाम थानों को दी जा सकें। कराची में 108 थाने हैं, जैसे कि अभी अशरफ भाई ने बताया। अब उन 108 थानों में से सबसे पहले जो उनका फोकस होता है वो उन थानों पर होता है जो शहरी इलाकों के, जैसे डिफेंस का एरिया हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया,
फिर इसके बाद सेंट्रल और वेस्ट के जो मामला आते हैं, ये सारे मसाइल आपको मिलेंगे सेंट्रल में और वेस्ट में। सही। सेंट्रल में भी बहुत अच्छे अच्छे इलाके हैं, लेकिन कुछ इलाकों में खासतौर पे जिस थाने का हम जिक्र कर रहे हैं जोराबाद, ये 3 से 4 ब्लॉक्स पर फेडरल एरिया के मुश्तमिल थाना है। हाँ, बहुत छोटा सा मुख्तसर से थाना है और हमारी जो क्राइम रिपोर्टिंग की ज़ुबान में सबसे हल्का थाना कहा जाता है इसको, जिसमें पुलिस को आमदनी भी बहुत कम होती है, जो हमारी मालूमात के मुताबिक। ये भी एक इंकशाफ। बहुत मुख्तसर सा इस थाने का हजम भी है। एक ही छोटी सी जगह को बहुत पुरानी जो बनी हुई है, उसमें 2 थाने बने हुए हैं। एक में यूसुफ प्लाजा थाना है और साथ ही में ये थाना है। तो बहुत छोटी छोटी इनको जगहें दी गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई देखें, पुलिस के पास गाड़ियाँ तो वाकई ऐसी होनी चाहिए कि जो मतलब आपको अगर 15 पे एंट्री आए या कोई इतला मिले तो वो फटाफट पहुंचे और मतलब रिस्पॉन्ड करे ना। जी जी जी। मुलजिम को पकड़े, स्ट्रीट क्रिमिनल को पकड़े। हाँ। अब हमारे यहाँ बस अलमिया इसको कह लें, देखिए इसका पूरा एक बजट होता है। अभी अब बजट पे जो बात आ ही रही है, तो सिंध पुलिस के पास और फिर कराची पुलिस के पास, कराची पुलिस चीफ के पास इस चीज़ का पूरा बजट मौजूद होता है कि अब मेरे पास कितनी मोबाइलें हैं हाँ। इस कराची के थानों में, सही। ठीक है, उनमें मेंटेनेंस कैसे होनी है, मंथली मेंटेनेंस होनी है, 3 मंथ होनी है, सारी चीज़ों का एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होता है, जो कि हमारे यहाँ जो मुंशी सिस्टम और नीचे वाले जो एहलकार हैं, हाँ। वो मुबैना तौर पर इसमें करप्शन करते हैं। ये तमाम का तमाम पैसा जो है वो थाने पहुँचने से पहले और मेंटेनेंस पे लगने से पहले ही हजम हो जाता है। इसी तरह पेट्रोल का इशू है पुलिस के, कि जो देखिए IG ने, DIG ने तो SSP ने दे दिया। अब उसके बाद जो नीचे का जो अमला है वो उसमें मुबैना तौर पर जो है बहुत जो है इसमें करप्शन में मुलविस होता है, वो पेट्रोल भी खा जाता है। पेट्रोल के लिए आपने देखा होगा कि जगह जगह पर जो ठेके पथारे लगे होते हैं, पुलिस मोबाइल वहाँ जारी होती है, लाओ 100 दे दो, 200 दे दो, 200 क्यों भाई, मोबाइल में डीजल डलवाना है। सही, अच्छा, ये वो बात है जो एक आम शहरी को पता है, सबको पता है ये बात। अच्छा। नहीं पता तो IG साहब को नहीं पता या पुलिस चीफ को नहीं पता या SSP साहब को नहीं पता। तो बात ये है कि पुलिस 100 रुपए 200 रुपए मांग रही होती कि डीजल डलवाना। That's strange। ये मुझे भी वैसे आज ही मेराज भाई आपके ना आप जो शहर में लोग मूव करते हैं ना, देखिए मासूम, जिसका शहर में फुटपाथ पे, केबिन पे कहीं आना जाना है या रास्ते में बुलाता है, उसको बेचारे को सब पता होगा। सही, ठीक है ना। तो बात यह है कि इनको मेंटेनेंस जो दी जाती है वो उसका बजट पास होता है, उसका फंड भी होता है, फंड आता भी है, लेकिन फंड जाता कहाँ है ये इसका पता नहीं चलता। और इसका वाज़ेह और खुला सबूत यह है कि एक मोबाइल ख़राब हुई, ठीक है, तो मदद के लिए दूसरी मोबाइल मंगवाई गई। 3 तो मोबाइलें थी पूरे इलाके में, ठीक है, दूसरी मंगवाई, उससे रस्सी बांध के उसको खींचना चाहा तो वो भी ख़राब हो गई। तो भाई बात यह है कि ये इसको नोटिस करना पड़ेगा, आपको गाड़ियाँ पुलिस को सही देनी पड़ेंगी, और सही गाड़ियाँ देने के बाद भी मसला हल नहीं होना। उन गाड़ियों की देखभाल और उन पर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि भाई अगर ये गाड़ियाँ आपको दी गई थी तो और इसका मेंटेनेंस जो दिया गया था, मेंटेनेंस हुआ या नहीं हुआ। अगर इनका चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो इसी तरह कराची पुलिस तमाशा बनती रहेगी जैसे कि बनती रही है माजी में भी। सही। चलिए जी, कराची पुलिस इसी तरीके से फिर तमाशा बनती रहेगी जैसे कि माजी में भी ये तमाशा बनी है, क्योंकि इनको इंस्पेक्शन करनी लाजमी है। इंस्पेक्शन होना बड़ा होता है कि भाई गाड़ियों की इंस्पेक्शन हो, क्योंकि जब आप शहरियों को कहते हैं ना कि भाई शहरी जो है वो अपनी गाड़ियों को फिट रखें और उनके पास सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, तो आप सोचें कि ये पुलिस मोबाइल है, मतलब आप इमेजिन करें कि पुलिस मोबाइल जो है उसकी अपनी गाड़ियां जो है वो फिट नहीं है, उसकी अपनी इंस्पेक्शन नहीं है, शहर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ से कोई उसी टाइम कोई चोर गुजर रहा हो तो कैसे वो पकड़ेंगे, उनकी तो अपनी गाड़ी फिट नहीं है। तो इस पर सोचने की बड़ी ज़रूरत है और मेरे ख्याल में हुकाम बाला को इनकी गाड़ियों के ऊपर तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और आम स्टोरी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा भाई, एक और स्टोरी जो कि ज़रूर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, और ये उन लोगों के लिए है कि जो फैमिलीज़, अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि भाई कुछ फैमिलीज़ इस तरह से होती हैं कि उनके बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, फिर उनके बच्चों को मुल्क से बाहर लेके जाया जाता है, फिर उनको स्मगल किया जाता है, फिर उनको कहीं और सेल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें कि भाई उनके बच्चे कहीं इस तरह से अगर बाहर खेलने जाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है तो कोई मिसहैप ना हो। अब इसी तनाजुर में ख़बर कुछ इस तरह की है कि ये 9 माह के जो एक बच्चा है, 9 माह के बच्चे की मोज़म्बिक स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। खातून समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 9 माह के बच्चे को मोज़म्बिक स्मगल करने की
कोशिश जो है वो नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान खातून समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल ने बच्चे के जाली माँ बाप को भी गिरफ्तार किया। ये जो बच्चा था इसके ये माँ बाप जाली थे। बच्चे और खातून के जाली दस्तावेज जो हैं वो बनवाने में मुलविस 2 मुल्जिमान मोज़म्बिक में मौजूद हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। और मोज़म्बिक पहुंचने पर बच्चे को रकम के एवज़ वहां एक फैमिली के हवाले किया जाना था। FIA इमिग्रेशन ने 9 जून को कराची एयरपोर्ट पर खातून को मोज़म्बिक जाते हुए गिरफ्तार किया था। मतलब इतना बड़ा प्लान, पता नहीं किसका जो है वो बच्चा है, बच्ची है, क्या है, 9 माह की है वो, और उसको मोज़म्बिक लेके जा रहे थे। उसके जो जाली पेरेंट्स थे, जाली पेरेंट्स बना दिए गए उसके, और फिर 2 लोग जिन्होंने ये सारा जिस तनाजुर में हेल्प की वो मोज़म्बिक में मौजूद हैं। अशरफ भाई, आप क्या कैसे देख रहे हैं कि इन कार्रवाइयों को रोकने की कितनी ज़रूरत है, और ये जाली माँ बाप, जाली फैमिलीज़ कैसे अरेंज हो जाती हैं? देखें सबा, ये सबसे बड़ी जो इसकी वजह है ना, पैसा। गुर्बत हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, और बच्चों की पैदाइश की अगर आप परसेंटेज देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो उनके पास क्या ऑप्शन आता है कि भाई आप ये बच्चा दे दें, आप तो पाल नहीं सकते, हमें दे दें, हम आपको इस बच्चे के एवज़ रकम दे देंगे। और मगर चलें, ये तो कोई भी अगर वो कर रहे हैं एक NGO टाइप का बना के करते हैं, लेकिन आप ये देखें जाली डॉक्यूमेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। FIA इंसदाद मतलब कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इदारा है। मेरा ये सवाल है कि जो डाटा बनता है, फैमिली ट्री जिसे कहलाते हैं, कौन बनाता है? नादरा। नादरा का क्या काम है? मेरा बायोमेट्रिक ले, अगर आप और मैं जाएंगे ना और शनाख्ती कार्ड की डेट भी एक्सटेंड करनी है, अब्बू, अम्मी, दादा, नाना सबके ले लेंगे। मगर इन लोगों का आपको बताऊं कि नादरा भी मैं करता रहा हूं, तो बड़ा अफसोस होता है मुझे जब भी मैं मिला हूँ DG नादरा से। उनसे एक ही सवाल किया कि मैंने कहा सर देखें, हमारा ये शनाख्त देने वाला इदारा है। शनाख्त, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी शनाख्त दे रहा है। ये वही शनाख्त देने वाला इदारा है कि अफगानी, ईरानी या कोई भी हो, गैर मुल्की, बांग्लादेशी, ये सारे, उन सबको शनाख्ती कार्ड बन गए। उसके बाद उन्होंने उस वक्त तो पैसे लेके दे दिए, लेकिन पिछला डाटा नहीं था। जब उनके बच्चे हुए, वो जाके बच्चों की पैदाइश के बाद रजिस्ट्रेशन कराने गए तो कंप्यूटर उठा नहीं रहे, क्योंकि वो फैमिली ट्री नहीं आ रही है। फैमिली ट्री से मुराद ये होती है कि अगर अशरफ खान बैठा हुआ है, इनके वालिद, मदर, मतलब माँ बाप, और फिर उसके बाद मेरी आगे चलती है ना। अब मैं अगर जाऊँगा तो मेरी अम्मी का भी है डाटा, मेरे अब्बू का भी डाटा है, उसके बाद मैं हूँ, मेरे डोमिसाइल है, सारी रजिस्ट्रेशन है ना, उसके बाद मेरे बच्चों का ईजीली बन जाएगा। मगर अब ये जो डाटा बनता है ना, सबसे बड़ा कंसर्न है कि FIA इमिग्रेशन या कोई अगर देख रही है तो सबसे पहले जो ये वो लोग जो मुलविस है ना, जो आपका शनाख्त देने वाला इदारा है नादरा, उसमें जो मिले में अब ये सारा डाटा जो है, बर्थ सर्टिफिकेट कौन देता है? नादरा। सही। फैमिली ट्री कौन बनाता है? नादरा। शनाख्ती कार्ड कौन देता है? नादरा। पासपोर्ट बनाने जाते हैं उसके पीछे कौन होता है? नादरा। तो आप एक इदारा आपको नज़र आ रहा है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो वहाँ पे कल्प्रेट लोग बैठे हुए हैं उनको आप पकड़ें। हाउ इट्स पॉसिबल कि अशरफ खान यहाँ से जाए, क्या अफगानिस्तान में मेरा सब कुछ बन जाएगा? नहीं, जाहिर सी बात ठीक है। मगर हमारे यहाँ जो अफगानिस्तान में जो अफगानी रहते हैं उनको बहुत सारे ममालिक में पाबंदी है जी। मगर वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ से शनाख्ती कार्ड वगैरह, पासपोर्ट वगैरह बना के जाके नौकरी करते हैं। पता है आपको, उन सबको पकड़ा है। उन सब की वजह से सिर्फ एक इदारा है नादरा, उसने जो इशू ये किए। अब आप ये देखें ना कि वो किसी का बच्चा था, लगते जिगर था, उसके माँ बाप जाली भी बन गए। मैं हैरान इसी बात पर हूँ महराज भाई, आपसे भी मैं इस पे कमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ये कैसे जाली माँ बाप बन जाते हैं और कैसे फैमिलीज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हम किसी की बच्ची, किसी का लड़का रख लेंगे और जाली माँ बाप बन जाएंगे और उसके बदले में पैसे वगैरह ले लेंगे। थोड़ा सा इस केस पर रोशनी डालूंगा। ये एक आम केस नहीं है। अच्छा, ये कोई ऐसा आम केस नहीं कि आपने बच्चा गुर्बत के हाथों मतलब बेच दिया किसी को, चले वो तो उसमें हो गया कि पल जाएगा। 1999 में बहुत बड़ा स्कैंडल बना था इसी कराची से। 20 के करीब बच्चों को इसी तरह ले जाया जा रहा था, माल्टा स्मगल किया जा रहा था। तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे, बच्चे बरामद हुए थे। और वहाँ पर ऊँटों की एक रेस होती है जिसमें शीर ख्वार बच्चों को ऊँटों के कोहान के साथ बांधा जाता है और उन बच्चों की जो रोने की आवाज़ होती है उससे ऊँट की रफ्तार तेज़ होती है। ठीक है, उस जुए के लिए इस मुल्क से हमारे जो है गुर्बत के जो शिकार लोग हैं उनके बच्चों को ख़रीदा जाता है। ठीक है, ख़रीदने के बाद उनको स्मगल किया जाता है और उसके बाद ये आज बीच में पता नहीं कितने बच्चे एक एक दो दो करके निकल गए होंगे जो पकड़ में नहीं आए, मैं आपको बताऊँ। हाँ। और ये वाकया मोज़म्बिक, हाँ। ये पूरा सिस्टम है मोज़म्बिक जुए और के हवाले से पूरी दुनिया में, साउथ अफ्रीका और ये
चलें, और बिल्कुल, माल्टा के जो बिल्कुल, इलाके हाँ, हैं, क्योंकि ये टाइम मशहूर शॉर्ट है। है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। इस टॉपिक को ज़रूर कल बिल्कुल ये कंटिन्यू वाला करेंगे मामला और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई और मेराज भाई हमारे शो पर आए। शो में या वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे तो करेंगे ढेर सारी बातें, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब इस वक्त हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम मदद की, कि हम किसी की मदद किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि हम अपने घरों में भी और अपनी सराउंडिंग्स में भी अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं और खुशी से हेल्प कर भी देते हैं। उन्हें मदद चाहिए होती है, हम उनकी बात सुन भी लेते हैं, लेकिन उसके थोड़े अरसे बाद ही जब हम उन्हें देखते हैं कि वो बड़े खुश हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मूव ऑन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी इस खुशी में हमारा भी हाथ है, तो फिर हम उसके बारे में तशहीर करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में हम ये बताना शुरू कर देते हैं कि जी ये इस वजह से यहाँ पर खुश हैं या इस वजह से इनकी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी है क्योंकि इसके पीछे हम थे या हमने जो है इनकी मदद की, और मदद की तशहीर इतनी करते हैं कि वो दूसरे के लिए टॉर्चर बन जाता है। अच्छा, ये जो मदद होती है ना, कि अगर आपने किसी की मदद की तो जिस शख्स की आपने मदद की उस शख्स को पता है, तो यकीन करें कि जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो बिल्कुल उसकी तशहीर ना करें, क्योंकि अगर आप उसकी तशहीर करेंगे तो एक तो आपका सवाब भी ज़ाया हो जाता है और फिर जो दूसरा बंदा है वो हर्ट भी होता है और इसके बाद आपकी दुश्मनी भी हो जाती है। यानी वो जो आपने मदद की, वो जो आपने सारा कुछ किया, अगला बंदा फिर उसका रिबर्टल आपको देता है। तो ये मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद नेकी खालिस अल्लाह के लिए करनी चाहिए। इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो इमादुद्दीन निज़ामी साहब मौजूद हैं, जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं हम हैं शाहीन फाउंडेशन से। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास जो है वो सलमा बहादुर हैं जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सलमा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि मदद क्या है, सच्ची नेकी क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में सच्ची नेकी ये है कि हम जब किसी के लिए कोई एफर्ट करते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका हमें आउटपुट मिलेगा ना, हमें हमेशा ये सोच के करना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं। हाँ। और हमारी ये नेकी जो है ये सिर्फ अल्लाह के और हमारे दरमियान होनी चाहिए, ऐसा नहीं हम उसकी तशहीर करें ना। हाँ। तो कहते हैं कि जब हम दूसरों का दर्द खुद पे महसूस करने लगे तो तब ही हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है हमारे लिए कि हमें जब देखिए, उसमें ज़रूरी नहीं है हम किसी गरीब की मदद करें ना, उसमें हम किसी अपने को भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि हम जब मदद करते हैं या किसी को हेल्प आउट करते हैं तो उसके बदले में हम उसे इरिटेट भी करते हैं कि जब हमने एहसास दिलाते हैं कि भाई हमने मदद की तो आज आप इस मकाम पे हो, हमें किसी ने सपोर्ट की होगी, मगर सामने वाले को खुद एहसास होना चाहिए इस बात का कि हमें किसी ने सपोर्ट की तो आज हम इस जगह पे। मदद बेसिकली मेरे ख्याल में तो ये है कि हम दूसरों का दर्द महसूस करें खुद पे, कि अगर वो किसी ज़रूरत में है, किसी को हमने रोड पार करवा दिया वो भी एक मदद है, किसी के लिए हमने कुछ अच्छा सोच लिया, अच्छा कोई नेकी का उसके लिए एफर्ट कर दिया तो ये एक मदद है। सही। इमादुद्दीन साहब, आप? मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, बहसत एक मुसलमान, ठीक है, अल्लाह पाक ने अगर हमें पैदा किया है तो हम खाली दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम अपनी रूटीन की लाइफ को सेलेक्ट करें, हम एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद जॉब करें और अपनी फैमिली को रन करें ना। तो अल्लाह ने हमें अलग से एक टास्क भी दिया है जी। जो वो स्पेशल है काम, वो हमने करना ही करना। ये तो रूटीन का काम है, ये लाइफ हमने गुजारनी है, ये करना है। उसके अलावा अपने सराउंडिंग में जो हमारे साथ लोग अटैच हैं, सबसे पहले तो वो हमारे नज़र में होते हैं जी जी। कि उनमें ऐसे कौन से लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, ठीक है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो फैमिलीज़ हो, किसी भी किस्म का कोई भी काम हो, तो हम अपना आउटपुट उनको दें। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिट हो। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे पास सिलसिला होता है कि आपको कोई ज़रूरत है और हमने आपको पैसे दिए और पैसे दे के आदत ख़राब करना शुरू कर दी, ठीक है। आपको बेसिक देनी चाहिए कि कोई आपके पास अगर आया है और उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को समझना और उसको रिजॉल्व करना, कि ऐसा काम करना कि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो देने वालों में बन जाए, लेने वाला नहीं। इमादुद्दीन साहब, यहाँ पर जो हमारा आज का मौजू है ना, आज का मौजू हमारा इस तरह से है कि जब हम किसी की मदद करें तो मदद करने के बाद अगर हमारा दिल मुतमईन है, हमें इत्मीनान है कि हमने बिल्कुल ठीक मदद की, लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपनी इस मदद की तशहीर करते हैं कि भाई मैंने अपने भाई के साथ ये किया, मैंने अपनी बहन के साथ ये किया, मैंने ये। उस सूरत में आप कर सकते हैं जब आपको बदले में
बुराइयां मिल रही हों, बिल्कुल। बदले मतलब फ़र्ज़ करें कि मैंने आपकी हेल्प की और आपने उल्टा ही मेरे लिए बुराइयां करना शुरू कर दी, या उल्टा ही आपने मेरे लिए किसी किस्म की कोई साजिश या किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ें मेरी सराउंडिंग में करना शुरू कर दी जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो मैं ये कहूँगी ना कि भाई मैंने आपकी इतनी मदद की, यहाँ मदद की, यहाँ मदद की, यहाँ मदद की, और आपने मेरे साथ ये किया। लेकिन अगर एक शख्स आपकी मदद को जो है वो आपका एहसान भी मानता है और आपके साथ में हम्बल भी है, उसके बावजूद भी लोग दूसरों की मदद करके जो है वो दूसरों के ऊपर एहसान जताते हैं, जिससे मुआशरे में आप देखिए लड़ाइयाँ झगड़े। ये मैं स्पेसिफिकली घरों की बात कर रही हूँ, जो घरों में मामलात होते हैं ना, कि बड़े भाई ने छोटे भाई की मदद की, फिर छोटे भाई ने उसका एहसान नहीं माना, उल्टा उसी के साथ प्रॉब्लम करना शुरू कर दी, या छोटे भाई ने बड़े भाई का एहसान नहीं माना, प्रॉब्लम करना शुरू कर दी। लेकिन कुछ हालात में वाकई आप बहुत जायज़ मदद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उसकी तशहीर करके अपनी नेकियां भी ख़त्म करते हैं और अपनी दुश्मनियां भी बढ़ाते हैं। उस होता ये कि हमारे ना एक नेचर बन चुकी है लोगों हाँ। की, कि मैं अगर आपके साथ आपकी कोई मदद करता हूँ तो हाँ। सबसे पहले तो अपने सराउंडिंग के लोगों को बताना शुरू कर दूंगा। सही कि जी मैंने इनके ये आए थे और मेरे पास आए और मैंने इनकी हेल्प कर दी। हाँ। असल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना हमारे साथ, हाँ। कि हमारे पास क्या कहते हैं एक्चुअल जो दीन है ना हमारा, जो हमें सबक दे रहा है, जो कुरान हमें सबक दे रहा है, वो तो हमें पता ही नहीं है कुछ। क्योंकि हम कुरान पढ़ते तो हैं, मैं कुरान के जो मीनिंग्स हैं, जो अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि भाई एक हाथ से नेकी करो, दूसरे हाथ को ना पता लगे। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने फैमिलीज को बहुत सपोर्ट करते हैं। उनकी फैमिलीज में कुछ लोग उनको बुरा भला भी बोलते हैं और वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ना अगर मैंने अपने मुंह से कुछ कह दिया तो जो मैंने किया है वो भी उस पे भी पानी फिर जाएगा। सही। मगर आप लेकिन ये देख के भी करना चाहिए मान साहब कि आप किन लोगों की मदद कर रहे हैं। कहीं आप ऐसे लोगों की मदद तो नहीं कर रहे कि वो आपकी मदद को किसी गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये होता है ना कि किसी नेगेटिव चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आपने किसी की मदद की, किसी को आपने घर दे दिया, पैसे दे दिए, गाड़ी दे दी, गिफ्ट दे दिया, किसी और चीज के लिए पैसे दे दिए। अब ये भी तो चेक करें कि वो उस मदद को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उस मदद को तो गलत पैरामीटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस घर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस घर के लिए या आपके पैसों के लिए, आपके पैसों से कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। ये भी तो होता है। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि ईद के सिलसिले में मैं अपनी एनजीओ रन कर रहा हूँ। तो मेरे पर डेली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आते हैं लोगों के कि हम सफ़ेद पोश हैं और हमारी मदद करें और इजी पैसे पे आप पैसे सेंड कर दें। और तो उनको जब मैं उनको फॉर्मेलिटीज़ बताता हूँ कि आप एप्लीकेशन दें, ये दें, अच्छा हम ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं। सही। हम ना हमारा एक स्कूल रन कर रहे हैं और उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि भाई हम पैसे नहीं देते, अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप ले आओ, और वो हिडन होगा कि हम उसको पढ़ाएंगे अच्छे स्कूल में। वहाँ किसी को नहीं पता होगा कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस कौन दे रहा है। वो बिटवीन हमारे और स्कूल के दरमियान में मामला है। ठीक है, आप यकीन करें 99% लोग भाग जाते हैं हमारे पास से, भाग जाते हैं, नहीं आते, नहीं आते। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको आपसे जो पैसे लेने होते हैं वो किसी और मकसद के लिए लेने होते हैं। हम तो जिनकी मदद कर रहे होते हैं, हम उनको ये समझ के कर रहे होते हैं ना कि नहीं भाई ये बड़े वाकई मुस्तहिक है, नहीं भाई इसमें बड़ा एहसान है, नहीं बड़ा भाई इसमें बड़ा प्यार है। पहले अपनों को देखना चाहिए या फिर इस तरीके से। लेकिन आप ये भी देखें कि आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं, मदद करना बहुत अच्छी बात है, हमेशा करिए। लेकिन आप ये भी देखिए कि आपके पैसे, आपकी जो एनर्जी है, आपका जो प्यार है, आपका जो इंटेंशन है, वो किस जगह गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। वो आपने कोई ज़मीन दी है वो गलत इस्तेमाल हो रही है, आपने कोई पैसे दिए हैं वो गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों के साथ में फिर आपको उसी तरीके से बात करनी चाहिए जिस तरीके से वो बात करते हैं बाद में आपकी मदद लेने के बाद। में तो ये भी है कि मैं अगर अपने घर में अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला रहा हूँ और 4 कदम छोड़ के मेरी बहन रह रही है, उसके बच्चे नहीं खा रहे, तो मैं अल्लाह पाक को इस चीज़ का भी जवाब दे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं उस चीज़ के भी जवाब, मेरे पड़ोस में अगर कोई फैमिली है और वो क्या कहते हैं उसके घर में मामला खराब है और मुझे देखिए आज के दौर में ना आपके साथ अगर आपका दोस्त भी होगा ना और वो रह रहा है, अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर है, आपको पता लग जाएगा फाइनेंशियली, मैं उसको छोड़कर और दूर जाके लोगों की मदद करना शुरू कर दूं, तो मुझसे तो पूछगछ होना है ना कि भाई ये तुम्हारे साथ था, सबसे पहले तो इसको तुम्हारा हक बनता है इसको सपोर्ट करना। तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे दोस्त है, बाप है, तुम्हारी फैमिली है, आज तुम बाहर निकलो। ठीक है, अच्छा हमारे एक सिलसिला बन चुका है कि आप जो ना जो बच्चे आते हैं, लोग फैमिलीज आती हैं कि जी फाइनेंशियली सपोर्ट कर दो। मेरे हिसाब से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आपको पैसे देंगे, आप ख़राब कर देंगे। आप बच्चे को अगर अब हमारा अपना इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ पे बच्चे आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि भाई आप मैट्रिक पास भी नहीं हो ना, कोई बात नहीं, हम आपको ग्राफिक डिज़ाइनर सिखाएंगे, हम आपको क्या कहते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर कोर्सेज सिखाएंगे, आपको ट्रेन करेंगे, आपको 6 महीने में
हम आपको क्या कहते हैं एक्सपेंस देंगे, आपको पेट्रोल के एक्सपेंस हम आपको पे करेंगे। हाँ। आप हमारे पास आगे 6 महीना सीखो, हम आपको 20-25 हज़ार रुपये का आदमी बना देंगे। हाँ। पैसे नहीं देंगे हम आपको, सही। क्योंकि पैसे दे के हमने माशरे देखिए बहुत सारी NGOs ने लोगों की इस तरह मदद कर करके अपनी पब्लिसिटी के लिए ना हाँ। सोसाइटी को ख़राब कर दिया है। सही। ठीक है, आप NGOs के दफ्तर के बाहर जाके देखें, रश लगा होता है। हमने भी दस्तरखान स्टार्ट किया, जब मैंने दस्तरखान में 6 महीने के बाद देखा कि यंगस्टर्स बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ। और दस्तरखान बेसिकली क्या कहते हैं वो तो बुजुर्गों नीति के नहीं लिए, बेवा खवातीन हाँ। के लिए होता है वो सही। चेंज पूरा, तो वो भी ख़त्म किया हमने बोला नहीं, हम बेसिकली करेंगे उनके साथ जो बच्चे क्या कहते हैं बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, और उनको स्किल प्रोवाइड करो, उनकी मदद करो, या अगर पैसे से भी मदद करना है, या अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में है या बीमार है तो आप डायरेक्टली जाके वहाँ जो हॉस्पिटल है उसको पैसे दें, उनके हाथ में आप पैसे देंगे, आप पैसे देके हमने बहुत ख़राब कर दिया सोसाइटी को अपने। सही। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई हमारा दीन जो है वो भी हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और सच्ची मदद क्या होती है? वो मदद जिसको करने के बाद, वो नेकी जिसको करने के बाद आपके दिल को खुशी मिले, वही एक तरह की सच्ची नेकी होती है। लेकिन अपनी नेकियां बहुत सारे लोग ज़ाया भी कर देते हैं। तो ये नेकियां ज़ाया कैसे हो जाती हैं, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ सलमा बहादुर मौजूद हैं। नेकियां कैसे ज़ाया हो जाती हैं? नेकियां ज़ाया इस तरह से होती हैं कि जब हम किसी ऐसे बंदे पे या ऐसे फर्द पे हम कर रहे हैं कि जिसको उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और हमें सिर्फ ये पता है कि वो नीडी है, हम कर रहे हैं। हो सकता है जिसकी हम मदद कर रहे हैं वो हमारा दिल में मजाक भी उड़ा रहा हो कि देखो ये हम मेरा तो काम हो गया। जैसे हाँ। अभी सर ने भी कहा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं हम उन लोगों की मदद करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हमने दस्तरखान लगाया, वहाँ पे यंगस्टर भी आके हाँ। खाना खा रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं हमें देखनी पड़ती हैं, और हमें बाकायदा जैसे इन्होंने डिसीजन चेंज किया इसी तरह से करना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जो ज़रूरतमंद होगा ना वो हमेशा मतलब इस तरह से नहीं, उसे मदद चाहिए होगी कि वो बहुत खुले दिल से मदद मांग रहा होगा। बस हमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए कि कौन जो है वो वाकई इस कौन डिजर्विंग है, कौन डिजर्विंग नहीं है। सही। और नेकी मेरे नज़र में ये है कि जब हम नेकी करें तो अल्लाह ताला पे छोड़े, उसका अजर की तवक्को ना रखें कि अजर इसका ये मिलेगा, क्योंकि वो तो हम एक ना क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ, है ना। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम कोई अच्छा काम करें उसका अजर जो है खुदा पे छोड़े कि खुदा हमें इसका अजर, अगर हम इस लायक हैं तो हमें मिलेगा, अगर हम इस लायक नहीं, हो सकता है हम वो तो नेकी करें और हमने 10 बुराइयां भी की हो। हाँ तो सही, ये भी बिल्कुल होना चाहिए ये कि बैलेंस इंसान करना, खुदा नेकी करके बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। और नेकी करके जो है ना उसकी तशहीर बिल्कुल नहीं करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले ना जो हमारी नेकी ज़ाया होती है, हाँ। मैंने किसी की मदद की और अपने अंदर तकब्बुर महसूस करना शुरू जी, कर दिया हाँ। कि जी मैं तो बस मैं ही हूँ सब कुछ, बिल्कुल। और मेरे अलावा कोई है ही नहीं, और ये मेरे आगे आके झुक के इसने मुझसे गिड़गिड़ा के हाँ। अपनी परेशानी बताई और मैंने पैसे निकाल के दिए, ख़त्म हो गई आपकी नेकी ज़ाया हो गई वहीं। हाँ। फिर सेकंड स्टेप शुरू होता है कि देने के बाद जो है उसको देते हुए 25,000 दफ़ा जताना उसको, जब तक सही। 3-4 चक्कर नहीं कटवा लेंगे उससे वो आपके दरवाजे पे गिड़गिड़ा नहीं लेगा, सही। आप उसकी मदद नहीं करते। सही। फिर उसके बाद अपने इतराफ़ के लोगों को बताना शुरू कर देना, ठीक है। तो जो लोग मैंने यहाँ पे ऐसे भी लोग देखे, मेरा तो कनेक्शन लोगों के साथ रहता है, आप यकीन करें कि मतलब वो कहते भी नहीं हैं कि हमारा कहीं दूर दूर तक नाम आना चाहिए। हाँ। मैं ऐसे भी लोग अल्लाह की रज़ा के लिए बिल्कुल। लोग हाँ। हमारा स्कूल भी है, स्कूल में लोग हमें सपोर्ट करते हैं। हाँ। आप यकीन करें कि मैं उनको 50 दफ़ा बोलता हूँ कि स्कूल आ जाएं, जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उन बच्चों से मिल लें। हाँ। कहते हैं यार आप मिल रहे हो ना, बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, हम बच्चों का रिजल्ट देखते हैं, हमारे लिए बहुत है, हमें हाँ। सामने लेकर आए, उस बच्चे को भी नहीं पता लगना चाहिए। हाँ। और कोशिश करो कि जो है ना बच्चे के आगे उसके सेल्फ मेड कायम रहे, उसको ये पता रहे कि यार कोई है जो मुझे पढ़ा रहा है, मगर कौन है मुझे नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मेरे सामने आने के बाद जो है वो गिल्टी फील करे कि यार ये मेरी मदद करते हैं, या उसकी फैमिली को कुछ ऐसा महसूस हो कि नहीं यार हम कोई, तो उनको वैसे ही उसी तरह सपोर्ट करो। तो लोग हैं, और हाँ। नहीं मेजॉरिटी आपके सामने लोग तो यहाँ एक थैला आटे का देते हुए भी 25 लोग तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। सही। तो वो उनका ईमान है, और जो लोग करना चाहते हैं, जिनको दीन का दर्द है, अल्लाह का खौफ है, डर में, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा ना, वो
वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं किसी को देते हुए तस्वीर खिंचवाऊं। बिल्कुल या बिल्कुल किसी सही को- कह रहे हैं कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और जो बस अल्लाह से डर जाए ना, यकीन करें उसका बेड़ा पार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अल्लाह से डरता है ना, वो ज़िंदगी में हर किसी का दिल दुखाने से भी डरेगा, वो ज़िंदगी में गलत काम करने से भी डरेगा, वो ज़िंदगी में हर उस मामले में डरेगा। उसको पता होगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। लेकिन यूजुअली लोग ये बस जुमला ही समझते हैं कि अल्लाह देख, लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि वाकई में कि अल्लाह देख रहा है, क्योंकि उनकी जो कॉन्सेप्ट, उनका जो थॉट है ना, वो ये है कि ठीक है जी, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हम देख लेंगे, कुछ नहीं, हम माफ़ी मांग लेंगे, कुछ नहीं, हम अल्लाह से तौबा कर लेंगे। लेकिन जिस टाइम अगर आप कोई गलत काम करने जा रहे हैं और उस टाइम ही आप अल्लाह के खौफ से रुक जाएं, तो यकीन करें उससे बड़ी नेमत, उससे बड़ी दौलत, उससे बड़ा तकवा कोई नहीं है कि आप अल्लाह के खौफ से कोई गलत काम नहीं कर रहे। लोग तो झिड़क ये देते हैं। बहुत बड़ी जो है ना, वो एक आपके पास कोई आता आपकी भी है ना पर्सनैलिटी मांगने। के अंदर बहुत बहुत सुपर पावर होती है आपके आपकी। पास हाँ। कोई मांगने भी आता है ना, तो आप अगर नहीं दे सकते, नहीं हेल्प कर सकते, तो उसकी सुन लें और सुनने के बाद उसको तसल्ली दे दें। और तसल्ली दे के झड़कना और उनके ऊपर क्या कहते हैं अपना रोब दिखाना, ये भी गलत है। आपने मदद भी नहीं करनी है उसकी, और उसके ऊपर क्या कहते हैं जो ना, आप अपना रोब और Pressure भी दबदबा डाल दिखाना, और हाँ। उसको झड़क देना, उसके साथ बदतमीजी करना, हाँ। तो आप दिल आज़ारी कर रहे हैं किसी की, और एक इंसान की दिल आज़ारी कर रहे हैं। उसको भी अल्लाह पाक ने बनाया, आपको भी अल्लाह पाक ने बनाया। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको देने वालों में रखा हुआ है, देने वालों में आप रखा हुआ है। उसकी जगह बिल्कुल, मौजूद नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ने आपको अगर देने वालों में रखा हुआ है, तो अल्लाह ताला आपको देने वालों में ही रखे, क्योंकि आपका तकब्बुर, आपकी तशहीर इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म कर सकती है और दुश्मनी जो होती है ना, इससे बढ़ती है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग इतनी आगे निकल जाते हैं इसी कंपटीशन में, इसी दुश्मनी में कि जी क्या होता है कि नेकी का भी एक कंपटीशन चल रहा होता है ना, कि अच्छा उसने अगर 2 तस्वीरें खिंचवाई हैं तो हम भी कोई 3 तस्वीरें जाके खिंचवा लें। तो ये ज़रा बताएं कि इसमें भी बड़ा एक वो चल रहा होता है कंपटीशन, और ये नेकी में भी कोई इस तरह की चीज़ें चल रही होती है, तशहीरबाजी, और ये सारे हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से लोग तस्वीरें खिंचवा रहे होते मैंने हैं। जैसे सारा अभी शुरू हाँ। में कहा कि नेकी की ना बहुत सारी हाँ। किस्में हैं ना। हाँ। तो किस्मों से ये है कि जैसे हम किसी के लिए सिर्फ पैसे से मदद नहीं कर रहे, हाँ। हम और बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कर रहे हैं, वो मेरी नज़र में वो भी नेकी है, क्योंकि अल्लाह ताला का भी ये फरमान है कि हाँ। आप अगर किसी के रास्ते में से पत्थर भी हटा देते हो, वो भी एक नेकी है। हाँ। आप किसी बीमार की जाके उसकी तबीयत पूछ पूछ लेते लेते हैं, हो, वो हाँ, भी नेकी नेकी है, है। हाँ। तो इस तरह की जो सब नेकियां हैं, इनको हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। जब ये सोच हमारे अंदर डेवलप होगी कि हमें अल्लाह की खुशनुदी के लिए ये सब करना है, हाँ। तो हम बहुत सारे ऐसे काम भी करेंगे जो पैसे से नहीं होते। देखिए, हर चीज़ अगर पैसे से होने लगे ना, तो फीलिंग जो है उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। हाँ। कि हमारे अंदर दर्द ही नहीं है, हम नहीं जान सकते कि ये बंदा बीमारी में है, तकलीफ में है, इसे हमारी ज़रूरत है, हमें इसको सपोर्ट करनी है। हाँ। तो वो सपोर्ट पैसे से भी हो सकती है, वो सपोर्ट आपके मतलब बातों से भी हो सकती है। एथिकली भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरली भी किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी के साथ बैठ के उसकी बात सुन लेना, उसके दिल की सुन लेना, ये भी एक तरह की सपोर्ट है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे चाहिए तो आप किसी को सपोर्ट करेंगे। यकीन करें, जो ख्याल करने वाले लोग होते हैं ना, जो हम्बल लोग होते हैं, जो याद रखने वाले लोग होते हैं कि किसने किसकी किस वक्त में मदद की थी, वो आपकी बुरे वक्त में एक मुस्कुराहट जो है ना, जो आप उनके कंधे पे एक हाथ भी रख देते हैं ना, वो लोग वो भी याद रखते हैं कि भाई बुरे वक्त में इसने आके हमारे कंधे पे हाथ रख दिया था। वो हाथ रखना भी काफ़ी होता है। लेकिन जिन्होंने आपकी कदर नहीं करनी होती, वो आपकी कदर किसी भी तरह नहीं करते, वो आपकी किसी भी चीज़ को नहीं मानते, कभी नहीं मानते। आप जितनी बड़ा भी उनके लिए सेक्रीफाइस हाँ। कर ले, वो आपकी कदर नहीं करेंगे। कदर नहीं करेंगे। मैंने जैसे मेरी खुद भी प्रॉब्लम है, हाँ। मैं पोलियो में हूँ, मतलब पोलियो जी, से जी, मुतासिर जी, हूँ। जी, मैंने जी, लास्ट में अपने इंटरव्यू में बताया। तो मुझे अल्लाह ताला ने एक विजन दिया कि मैं दिल में सोचती हूँ कि अगर मैं किसी 10 लोगों को भी इस काबिल कर देती हूँ कि वो दूसरों की हेल्प कर सके, तो मेरी इस दुनिया में आने का मकसद जो है पूरा हो जाएगा ना। तो इसी तरह से ये भी एक नेकी है ना, अगर आप अपने पास एक ऐसी सोच रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो दूसरों की लाइफ को बेहतर बना दे, ये भी एक नेकी है। ये भी एक नेकी है। सही जी। आज के दौर में अगर कोई आपको ना आपके प्रॉब्लम के वक्त पे जब आपको उसकी ज़रूरत है, प्रॉब्लम किसी किस्म की भी हो सकती है। हाँ। ठीक है, बाज़ वक्त इंसान को किसी दोस्त की, अच्छे दोस्त की ज़रूरत पड़ती है कि जो उसके साथ बैठ जाए, जो अवेलेबल है ना इस दौर के अंदर, और आपको टाइम दे रहा है, तो आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान इस वक्त।
बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वरना जो आज के आपको दौर में अपना बगैर मतलब अपना के- टाइम भी दे रहा है, जी, जो जी, आपके साथ आपकी हेल्प के लिए हेल्प भी मौजूद कर भी रहा है, है। तो- हाँ, अगर उसके पास पैसे नहीं है नहीं तो है कोई तो बात कोई नहीं, बात लेकिन नहीं। अगर वो मॉरली आपके साथ ही खड़ा है बहुत बड़ी बात तो है। ये बहुत बड़ी कि बात आप है। रात ये को लेट नाइट कॉल हाँ, करें, वो आपका हाँ। फ़ोन उठाए और वो आप उसको बताएं कि मैं फला जगह मौजूद हूँ, और वो आपसे ये ना पूछे कि क्या मसला है, और ये हाँ। कहे कि मैं पहुँच रहा हूँ आपके पास। हाँ। तो ये अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि बिल्कुल। आपके पास ऐसे दोस्त मौजूद हैं हाँ, जो आपके अच्छे लिए लोगों करते का हैं। आपकी सराउंडिंग में होना, उनकी कदर करें। ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उनकी कदर बिल्कुल, वाकई उनकी कदर जो है वो करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से जो है वो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई नेकियां करनी चाहिए और नेकियां करके तशहीर नहीं करनी चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारे जो है वो काम करने चाहिए। वही आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को किस तरीके से बाकी लोगों के साथ में रहना चाहिए? पहले आप बाकी लोगों के साथ बाकी लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। हंसने सलूक करना चाहिए। तो इसके लिए यही है कि हम पहले खुद को देखें कि हम किस तरह से मतलब अपने अंदर पॉजिटिव एक जो फर्द है उसे जिंदा रखना है। हाँ। तो जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम दूसरों का दर्द भी महसूस करेंगे, उनके साथ नेकी का भी सोचेंगे। हाँ। और जब हम नेकी का सोचेंगे तो हमें हर वो चीज़ समझ में आएगी कि कौन इस वक्त तकलीफ में है, कौन बीमार है। क्योंकि देखिए मैं आपकी जी, अगर जी, मेरी बात थोड़ी जी 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 कि मैं आपकी नेबर नहीं हूँ ना, मगर आपको मैं हेल्प कर रही हूँ मुश्किल के वक्त ना, तो मुझसे ज़्यादा कोई आपके क्लोज नहीं है। सही। तो वही सबसे बड़ी बात है कि हमें दूसरों के साथ अगर चलना पड़ोसियों का तो पड़ोसियों पे बहुत हुकूक होते हैं, लेकिन जी। लेकिन बात वही है कि जिनको अच्छे पड़ोसी मिल जाए ना, वो भी बड़े वो भी बहुत खुशनसीब बड़ी होते हैं। बड़ी नेमत अल्लाह है। ताला की जी blessing है। सर। मेरे हिसाब से आज के दौर में आप अगर कुछ करना चाहते हैं, हाँ। देखिए जिसको अल्लाह का डर और खौफ होगा और जिसको दीन के बारे में पता होगा, वो कभी भी अपने अतराफ़ में ना लोगों को ना अपने रवैये से ना उनकी दिल आज़ारी नहीं करेगा। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम बैठते हैं, लोग किसी ने कोई बात कही, हम उसको गलत तरीके से उसको झड़क देते हैं, तो स्टार्टिंग यहीं से शुरू होता है, ठीक है, कि आप लोगों का दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। तो लोगों की सुने, और अगर किसी की प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकते हैं तो उसको बिल्कुल करें, और उसको गिनवाएं भी ना, ठीक है। उसके साथ भी उसकी पूरी फैमिलीज होती है, वो उन्होंने बाहर माशरे में, सोसाइटी में मूव करना होता है। तो अगर हम उसको लोगों को बताएंगे तो वो उनकी भी दिल आज़ारी होगी ना। सही। तो आप जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और अपनी आखिरत को संवारने के लिए कर रहे हैं। करें। ठीक है? चलिए तो जी, जब ये जहन में रहेगा तो फिर आप खुद ब खुद सब चीज़ों को सेटल सही सही। चलिए, बहुत शुक्रिया। सलमा मैम हमारे शो पे आई, मादुद्दीन साहब हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दीगर स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई कराची के स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल काफ़ी बिजी हैं। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्तहान जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। पहले उन्होंने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दिए और अब वो दे रहे हैं एंट्री टेस्ट। और एंट्री टेस्ट की जो तैयारी है वो कैसे की जाती है, ये आम तैयारी से कितनी मुख्तलिफ होती है, और स्टूडेंट्स को इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर उनका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। किसी ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, किसी ने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो है वो अगर एडमिशन लेना है तो उसके लिए उनको देना होगा एग्ज़ाम। और ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्री टेस्ट होते हैं, इसमें पास होने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा बनते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद इरफान गफ्फार साहब, जो कि डायरेक्टर हैं अनीस हुसैन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, जो कि चेयरमैन KBC ICMA पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा इरफान साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जाता है, और बच्चे जो है वो क्या करें कि वो अपने जो एंट्री एग्ज़ाम्स हैं जिसमें वो बैठ रहे होते हैं, कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, वो एंट्री टेस्ट पास कर लें। क्या उनको करना चाहिए, क्या उनका स्केड्यूल होना चाहिए, किस तरह उनको स्टडी करना चाहिए? जी 5 साल जी जी। अच्छा हाँ। देखें जी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि जो एंट्री टेस्ट है वो बाकी टेस्ट से काफ़ी मुख्तलिफ है। जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट होते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि उनका फोकस MCQs के ऊपर होता है। सही। और जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी के जो आपके इंटर के एग्जाम्स होते हैं, A लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो मेजर फोकस होता है वो कॉपीज़ भरने के ऊपर, लेंदी आंसर्स लिखने के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्रॉपर हेडिंग्स देने पे फोकस होता है। सही। सो MCQs बेस्ड प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है एंट्री टेस्ट के लिए। दूसरी बात यह है कि इन एंट्री टेस्ट के अंदर इन मोस्ट केसेस टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के पास एक क्वेश्चन करने के लिए यूजुअली 1 मिनट होता है, और नॉर्मल एग्जाम्स में एक क्वेश्चन करने के लिए 3 से 5 मिनट होते हैं। सही।
दैट इज कंपाउंडेड बाय द फैक्ट कि इन एंट्री टेस्ट में बहुत सारे केसेस में तो कैलकुलेटर्स भी अलाउड नहीं होते। तो वो सवाल जो आप इंटर के एग्जाम में 5 मिनट में कर रहे हैं कैलकुलेटर के साथ, यहाँ पर आपको 1 मिनट में करना है बगैर कैलकुलेटर के। तो इसकी स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली डिफरेंट है। सही। फिर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि बहुत सारे केसेस में वो एंट्री टेस्ट के अंदर एक टाइम सकर का कॉन्सेप्ट डालती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, 5 से 10% क्वेश्चंस, और वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उस पर टाइम वेस्ट करके एंड के इजी क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छोड़ दें। सो उस चीज़ को जहन में रखने के लिए स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करनी है ताकि वो टाइम सक्सेस को रिकग्नाइज कर सकें और उनको स्किप कर सकें। यानी कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, आसान वाले क्वेश्चंस, छोटे वाले क्वेश्चंस पहले करने और टाइम सक्सेस को पहले गो में स्किप कर देना। फिर आखिरी बात यह है कि बहुत सारे केसेस में तो रफ वर्कशीट भी आपको बहुत लिमिटेड दी जाती है। राइट। क्वेश्चन पेपर पर लिखना अलाउड नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि जी एक ही रफ वर्कशीट आपके पास है, तो लिमिटेड स्पेस के अंदर लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट्स के साथ आपको 100+ क्वेश्चंस करने, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसके अंदर अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर लें। अच्छा चलिए, ये तो आपने बिल्कुल एक कैलकुलेटेड मेथड बताया ना कि किस तरीके से आपने एंट्री टेस्ट देना है और क्या क्या चीज़ें आपने करनी है कि पहले आपने अपनी वर्कशीट के साथ में क्या करना है। इससे पहले जो स्केड्यूल होता है जो बच्चों का कि भाई वो जब अब ठीक है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम से वो फ्री हुए हैं, तो उसके बाद उनको कैसे मेंटेन करना चाहिए कि उनको वो स्टडी आवर्स की भी आदत हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है ना कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उनकी स्टडी आवर्स इतने कम होते हैं कि उनका कोर्स कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करवाते हैं और क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखिए, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहली तो वो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो अपना फर्स्ट ईयर एग्जाम देने के बाद ही एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। राइट। तो जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं उनको एम्पल टाइम मिल जाता है, 10 से 12 महीने मिलते हैं, तो वो अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को सेकंड ईयर के साथ साथ लेके चलते हैं। राइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, हमारी आदत है जी हम थोड़ा सा लेट ब्लूमर्स हैं, तो हमें लास्ट मोमेंट का ख्याल आता है कि जी हमें लास्ट टाइम पे याद आता है चलिए जी एंट्री टेस्ट भी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टेस्ट भी देना है। जी जी। अब इंटर के एग्जाम हो गए, अब क्या करना है? हाँ। इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए जनरली स्पीकिंग टाइम बहुत कम रह जाता है। सही। फॉर एग्जांपल अगर हम आज की बात करें तो आज से 15 दिन के बाद मेजॉरिटी बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं। यानी कि IBA का, IOBM का, ज़ैबिस्ट का। महीने भर के बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, नस्ट हो गया, NED हो गया, फास्ट हो गया, और MD कैट का टेस्ट आज से तकरीबन 3, 3.5, 4 महीने के बाद है। सही, बिल्कुल। हाँ, चलिए MCAT वाले मजे में थोड़े। एग्जैक्टली। तो अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर सकें। तो आपको फोकस प्रिपरेशन करनी है। फोकस प्रिपरेशन करने के लिए स्टेप नंबर 1 ये है कि आप हाई यील्ड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें। ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो टेस्ट में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। बिकॉज अगर आप सारे टॉपिक्स कवर करने जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस 15 दिन के अंदर, तो आप जो है वो सही से पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आपने वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए जो पेपर में रेगुलरली आते हैं, वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए जो कम टाइम में हो जाते हैं, जिस पे स्कोर करना आसान है, और वो टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए जो आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स हैं। जब आपने ये कर लिया तो फिर आप सेकंड स्टेप पे आते हैं जो कि आपके पास्ट पेपर्स हैं। यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे गिव यू अ पीक इनटू व्हाट द एक्चुअल टेस्ट इज गोइंग टू बी लाइक। वो आपको समझा देते हैं कि भाई इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, ये टाइम रिस्ट्रिक्शंस होंगी और ये फॉर्मेट होगा जिसको हमने जहन में रखना है। सही, बिल्कुल। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस दूंगा स्टूडेंट्स को कि जी अगर आपके पास 15 दिन या 1 महीना है तो मेक श्योर कि आप पास्ट पेपर्स रेगुलर बेसिस पर करें और एक्चुअल टाइम्ड कंडीशंस के साथ करें। यानी कि अगर आप 15 दिन की बात करते हैं तो हर ऑल्टरनेट डे को एक पास्ट पेपर करें आप, और पास्ट पेपर करने के बाद उसको एनालाइज जरूर करें ताकि आप फिगर आउट कर सकें कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, ताकि आप उस एरर को जो आपने इस पास्ट पेपर में किया है उसको एक्चुअल एग्जाम में ना रिपीट करें। ठीक है जी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक डेली स्टडी स्केड्यूल बना लें। और डेली स्टडी स्केड्यूल अगर आपके पास महीना भर है तो आपने प्लान करना है कि जी 8 घंटे मिनिमम साइट पे आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। 8 घंटे मिनिमम साइट पे आपने पढ़ना है। अच्छा, आपके जो स्टडी आवर्स हैं, आपके जो कहते हैं ना कि एक आप बिल्कुल चेयर पे बैठते हैं और 2 से 3 घंटे पढ़ते हैं, वो बड़ा कैलकुलेटेड होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं एटलीस्ट वो आप रेलेवेंट स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि 1000 बार ये होता है, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि जब बैठे होते थे एंट्री टेस्ट के लिए तो बैठे तो होते थे
2-3 घंटे गुजर जाते थे, लेकिन यकीन करें वो पेज पलटते पलटते और ये सोचते रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन ये उस सूरत में होता है जब आप लास्ट मोमेंट पे आपको याद आता है कि भाई मुझे एंट्री टेस्ट देना है। सर आप बताइए कि किस तरीके से जो है वो तैयारी करनी चाहिए एंट्री टेस्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो भाई जो अचीव करना चाहते हैं अपना गोल, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, या जिसका जो भी गोल है वो एटलीस्ट उन यूनिवर्सिटीज़ तक चले जाएँ, अचीवेबल हो वो उनके लिए। देखिए, ये हमारे यहाँ के जो तालीमी निज़ाम है उसकी बहुत बड़ी खामी है, उसके ऊपर चैलेंज है ये एंट्री टेस्ट। जी जी। तो उसकी तैयारी मेरे ख्याल में तो जो एक अच्छा स्टूडेंट है उसको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है, वो तो पास हो जाएगा। बाकी जिसने तैयारी करनी है वो उसको कर सकता है। सर तैयारी की तो ज़रूरत इस तरह होगी ना कि थ्रू आउट वो अगर पढ़ रहा होगा तो उसने जो पढ़ा है तो वो रिवीजन के लिए भी तो उसको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी तो करनी पड़ेगी। जी जी जी। अच्छा, नहीं मैं थोड़ा सा एक अलग चीज़ जो है ना वो आपको थ्रू करने लगा। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान विच इज़ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ अकाउंटेंसी एजुकेशन जस्ट लाइक PMDC और पाकिस्तान। जी बिल्कुल, हाँ हाँ। तो अकाउंटेंसी के क्वालिफिकेशन के हवाले से जो हमारी ICMA की जो बॉडी है वो दे डोंट नीड एनी एंट्री टेस्ट, स्ट्रेट अवे आप जो है ना वो उसमें एडमिशन लें। इफ़ यू कैन पास यू कैन बिकम ए चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड लेते हैं, आप आएँ पेपर दें और देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पेपर्स और पास हों और यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब आप लोगों के यहाँ पे ICMA की जो फील्ड है इसमें एंट्री टेस्ट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती। नहीं, इसमें ना सिर्फ ये ज़रूरत नहीं होती बल्कि इंटरनेशनली भी इसकी यही प्रैक्टिस है। और दूसरी बात इसका जो स्कोप है वो अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग और मेडिकल ज़्यादा है, क्योंकि देखें अकाउंटेंसी जो है वो चाहे बिजनेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई इदारा हो, चाहे वो मेडिकल हॉस्पिटल हो, व्हाटएवर हो, अकाउंटेंट्स आर नीडेड। चलिए जी, जो लोग अकाउंटेंसी में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ICMA की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि उनको एंट्री टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स ये है कि सिंपल इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट में मिनिमम परसेंटेज है, तकरीबन 55% जो है ना उनके नंबर होने चाहिए एंड दे कैन टेक एडमिशन। और एक और क्वालिफिकेशन है ACCA या ICAP की जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, उनकी भी जो है ना मोर और लेस यही 60% एंट्री है। आपने उसमें एंट्री ले ली, देन आपने जो ना वो एग्जाम करेंगे। वो एग्जामिन में बेसिकली जो एंट्री टेस्ट में जो पेपर्स होते हैं ना वो इन इदारों ने अपने शुरू के जो 4-5 पेपर हैं वो एंट्री टेस्ट टाइप के रखे हुए हैं। तो ये खुद ही पहले उसके ऊपर जो है ना वो आप एजुकेशन देंगे, ये बच्चे पढ़ेंगे उसको, उसके बाद उसमें पास हो जाएंगे तो दे विल मूव टू नेक्स्ट प्रोफेशनल स्टेज। वरना जो है ना वो अर्लियर ही एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 या 2 टर्म्स के बाद बच्चे खुद ही जो है ना वो कोई दूसरी फील्ड ऑप्ट कर लेते हैं। तो जो ICMA में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, व्हाट दे कैन डू? देखिए दो ICMA जो है ना दी बेस्ट इस वक्त इदारा है। इस वक्त इंडस्ट्री में जो है टैक्सेशन के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी कंसल्टेंट्स हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड बड़े बड़े इदारों में हों, सारे जो है ना वो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं। और चाहे आप PPL जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, स्टेट बैंक है, SCCP और मेंबर्स आर एवरीवेयर। और ये आप ये समझें कि दिस इज़ ए क्वालिफिकेशन जिसमें आप जो है ना ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरिंग योर स्टडीज़ यू विल बी हायर्ड। यानी आपको जो है ना वो स्टडीज के दौरान ही आपको नहीं, हम खुद रेकमेंड करते हैं। हम कहते हैं कि जी आप अपनी एजुकेशन के दरमियान जो आपके इधर से पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ड्यूरिंग और हमारा जो है बड़ी हमारा जो है सिर्फ जहाँ कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में हमारी ब्रांच काउंसिल्स इंटरनेशनली भी हैं। और हम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के और ये जो अपना साफा है उसके फाउंडिंग मेंबर्स में 1951 का है ये इदारा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। जी जी, चलें ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर जो है भी करनी है बहुत सारी बातें और पूछना ये है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के वो एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए किस तरीके से अपना स्केड्यूल बनाएं, और अगर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू किया है तो वो क्या रेलेवेंट चीज़ें पढ़ें और कौन से नोट्स उनके काम आ सकते हैं, इस पे होगी बात। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है एंट्री टेस्ट के हवाले से, और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँ ना तो मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होती थी, क्योंकि अच्छा अब मुझे ये ख्याल आता है कि नहीं, उस टाइम पर आपको टेंशन में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी अपने नर्व्स को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। और एंट्री टेस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसमें आपका जो पूरा 2 साल की जो मेहनत होती है ना एक्चुअल में
वही काम आ रही होती है, और लास्ट में आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो एक आप रिव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने 2 साल अच्छी मेहनत नहीं की है तो फिर आपको एंटी टेस्ट के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप बताएं अनीस भाई कि किस तरीके से जो है वो स्टूडेंट्स को कैरी ऑन करना चाहिए अपनी इस पढ़ाई को, क्योंकि इन दी एंड लाइफ की जो सबसे बड़ी एक ख्वाहिश होती है लोगों की कि हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, या अगर हमने किसी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है या सर्टन काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी को हमने ज्वाइन करना है, ये हमारा टारगेट है, तो वो अचीव हो। तो ये ज़रा बताएं कि इरफान भाई कि किस तरीके से जो है वो मूव ऑन करना चाहिए। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो 2 साल की मेहनत है वो तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वो आपका फाउंडेशन बिल्ड करती है। बट स्टूडेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एंट्री टेस्ट आता है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जिन्होंने बोर्ड में बहुत अच्छा किया है वो कुछ केसेस में एंट्री टेस्ट में परफॉर्म नहीं भी कर पाते, और उसकी एक बड़ी सिंपल वजह है कि बोर्ड का फोकस जो है वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे या एमसीक्यूज पे नहीं है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें तो आप देखेंगे जी उसमें 10 से 20% एमसीक्यू आते हैं और 80 से 90% जो पेपर है वो थियोरी बेस्ड है, कुछ बेसिकली मीन्स आपने उसमें मवाद कंटेंट देना है बहुत ज़्यादा, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, बट कहीं पर भी फोकस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके 4 ऑप्शंस हैं तो चारों ऑप्शंस क्लोज होते हैं, आपको उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करके आंसर मार्क करना है। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कैसे होगा कि आप इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें और एमसीक्यूज की बेतहाशा प्रैक्टिस करें, जो कि जनरली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर या इवन ओए लेवल्स में बहुत ज़्यादा नहीं करवाई जाती। अच्छा, एमसीक्यूज में क्या होता है कि कुछ बच्चे ना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमने जो जल्दी गो थ्रू किया हुआ है ना, मतलब जो जल्दी हमने एमसीक्यूज किए हुए हैं और हमें पता है कि भाई इसका आंसर यही है। एमसीक्यूज में जो आपने कहा ना कि बार रिव्यू करें या बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें, कितना ज़रूरी होता है कि एमसीक्यूज़ को आप प्रैक्टिस करें, और एमसीक्यूज़ करने से पहले जिस चीज़ का क्वेश्चन है उसके बारे में अगर आपका विजन क्लियर हो तो ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है कि आपको ये भी पता है कि उसकी बैकग्राउंड क्या है, तो आंसर तो आपको फ़ौरन से पता होगा। ये थोड़ा सा बताएं कि इसके एमसीक्यूज़ के बैकग्राउंड की भी क्या तैयारी करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में आपको पता हो, या फिर रट्टा मार और वो सारा कुछ चल जाता है। देखें, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को थॉरली कवर करें, लेकिन अगर टाइम कम है तो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस पे फोकस करें और उन टॉपिक्स पे फोकस करें जो ज़्यादा रेगुलरली आते हैं एडमिशन टेस्ट में। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ ये देखें कि बहुत अभी जैसे सर्टेन काइंड जो टॉपिक्स हैं यानी जो एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं, जिस तरह से आज भी एनईडी के एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, अभी फिर जुलाई में दोबारा होंगे, तो क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं, क्या वो लोग रेलेवेंट चीज़ें पूछते हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू, क्या क्वेश्चंस होते हैं? क्वेश्चंस तो मोस्टली आपके सिंध बोर्ड के सिलेबस से ही है, राइट, ठीक है जी। फर्क सिर्फ इतना है कि एमसीक्यू फॉर्मेट में आ रहे हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, रफ वर्किंग करने की स्पेस बहुत लिमिटेड है, टाइम प्रेशर है, वो सवाल जो आप 5 मिनट में करते थे वो 1 मिनट में करना है, और फिर आपको ऑप्शंस भी करीब लग रहे हैं, व्हिच मींस यू आर कंफ्यूज्ड कि ये ऑप्शन करेक्ट है ये। बिल्कुल। मैथमेटिकल क्वेश्चंस में तो आपने सही आंसर निकाला, आपने उसको मार्क कर दिया। बट जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो फिजिक्स के हैं, जो केमिस्ट्री के हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शंस ठीक हैं या 3 ऑप्शंस ठीक हैं, आपने बेस्ट ऑप्शंस यहीं पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। जी। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ ये है कि जब आप इन एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो आप वेरियस स्ट्रैटेजीज के साथ वाकिफ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बैकडोर अप्रोचेस सीखते हैं, जैसे हम आसान अल्फाज में जुगाड़ें कहते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता है कि जी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें वेरिएबल्स दिए हुए, नंबर्स नहीं दिए हुए, तो आप उसकी जगह नंबर सपोज कर लेते हैं ताकि आपकी वर्किंग ईजी हो जाए, आपको सोचना आसान हो जाए। अच्छा, कुछ जगह पे बहुत मुश्किल नंबर्स दिए हुए हैं या बहुत लेंदी नंबर्स दिए, तो आप उनको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। कुछ केसेस में आप क्या करते हैं कि आप बैक सॉल्विंग करते हैं, यानी कि आप आंसर ऑप्शंस को प्लग इन करके आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल अप्रोच क्या होती है कि जी ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पूरा सॉल्व करेंगे और फिर आंसर मार्क करेंगे। यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ आता है कि जी मैं पार्शियली सॉल्व करके भी बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकता हूँ, और ये स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस टेस्ट में। सो यहीं पर मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि भाई एंट्रेंस टेस्ट की अप्रोच डिफरेंट है, उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। जो एक अच्छा स्टूडेंट है, जो एक कन्वेंशनल अप्रोच के साथ चल रहा है, वो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। बट अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100 क्वेश्चंस में से आप 70 क्वेश्चंस कर पाएंगे, 80 क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप एक बड़ा चंक तो छोड़ देंगे। ये एक बड़ा होता है ना कि एक तो टाइम शॉर्ट है, पेपर लेंथी है, और फिर उसमें आपने कट टू कट चीजें भी करनी होती हैं, तो ये बच्चों के लिए बड़ा चैलेंज होता है। आप लोग इससे पहले क्या सजेस्ट करते हैं? प्रैक्टिस करवाते हैं, वर्कशीट्स के ऊपर कुछ काम करवाते हैं, कुछ टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा जरूरी चीज टाइम मैनेजमेंट है। जिसने टाइम मैनेज कर लिया और उस टाइम पर अपना दिमाग बिल्कुल हाजिर करके काम कर लिया ना,
वो डेफिनेटली उनका एंट्री टेस्ट जो है ज़रूर पास हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट आप लोग बताते हैं, पेपर वर्क शीट पे प्रैक्टिस करवाते हैं। 100% एग्री करूंगा कि अगर आप कहें कि जी एक चीज़ बता दें जो एंट्रेंस टेस्ट में इंपॉर्टेंट है तो वो टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप टेस्ट फॉर्मेट के साथ और इसके चैलेंजेस के साथ फेमिलियर हों। इसीलिए आखिरी के 2-3 हफ्ते तो आपने इस बात पे वक्फ कर देने कि आप पास पेपर्स निकालें और उनको टाइम्ड कंडीशंस के साथ प्रैक्टिस करें एंड देन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ओवर देयर। अगर आप उन गलतियों को पिक नहीं करेंगे, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएंगे लेकिन आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं करेंगे तो आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। हर पेपर करें, उसकी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, फिर सेकंड पेपर करें। जब आप ये रिपीटेडली करेंगे, आप 10-12 साल के पास पेपर्स करेंगे, तब जाके आप बेहतर पोजीशन में होंगे। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज तो अपने पास पेपर्स रिलीज भी नहीं करती ना, यही तो मसला है, फॉर सम ऑड रीजन होती है। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, हम वो पास पेपर्स किस तरीके से यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन करते हैं, बड़ा सिंपल हल है। हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज के एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं। हम उन स्टूडेंट्स से कहते हैं कि जी टेस्ट के बाद आप वापस आए हमारे पास एंड यू हेल्प अस रिक्रिएट द टेस्ट। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उन पे स्टूडेंट्स हमें अपने क्वेश्चंस मैसेज करते हैं। वो कैंपस पे आते हैं, वो टेस्ट हमसे डिस्कस करते हैं कि सर ये क्वेश्चंस आए थे, ये क्वेश्चन मैंने सही कर दिया, ये क्वेश्चन गलत कर दिया। वहाँ पे हमारे सारे टीचर्स मौजूद होते हैं, वो क्वेश्चंस को बैठ के इकट्ठा करते हैं और वो टेस्ट को रिक्रिएट करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और वो टेस्ट हमें अगले साल प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो हमें समझ आ जाती है कि जी एग्जामिनर ने इन कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया था, ये क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये चैप्टर्स, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत काउंट करता है कि आपने रेलेवेंट चीज़ें करनी होती हैं और जो पास्ट यही है ना कि बिल्कुल जो रीसेंट जो टेस्ट हुए होते हैं पता चल जाए कि भाई पिछले साल जो है वो टेस्ट में क्या आया था, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा जी, हमारे साथ मोहम्मद अकमल चौधरी साहब भी मौजूद हैं जो कि चेयरमैन KBC ICMA पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। सर, आप ज़रा बताएं कि ये जो एंट्री टेस्ट होते हैं बाकी जो जिस तरीके से MCAT के हैं या फिर इंजीनियरिंग के हैं, तो ये जो टेस्ट हमारे यहाँ लिए जाते हैं इनका जो एक तरह का स्टैंडर्ड है, जो मयार है, आप बड़ा मुतमईन है कि नहीं भाई क्रीम नहीं जाती है? क्योंकि हम तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि भाई एंट्री टेस्ट जो पास करते हैं वो क्रीम होते हैं बच्चे जो कि एंट्री टेस्ट पास करके जाते हैं, क्योंकि उसमें A ग्रेड वाले भी चले जाते हैं, उसमें B ग्रेड वाले भी कभी कभी जो है वो उनका हो जाता है कि वो चले जाते हैं। तो मैटर ये करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, मैटर ये नहीं करता कि आपने A+ लिया हुआ है, A1 ग्रेड लिया हुआ या नहीं लिया हुआ। ये सारी सूरत हाल ना आपको जब पता चलती है, आपका टैलेंट वहाँ पता चलता है जहाँ पर आप एंट्री टेस्ट के पेपर में बैठे हुए होते हैं। उस वक्त में अगर आपका A1 ग्रेड भी आया हुआ है, मतलब इंटर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, तो फिर वो आपकी काबिलियत वहीं खुलती है कि आप कितने काबिल हैं, आप वो पेपर कितना सॉल्व कर सकते हैं। जी सर। देखें, एक जो है ना बड़ी की बात जो है ना अभी डिस्कशन में हुई है, एंड दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। यस, हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएं तो वहाँ पे आपका इस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं होता कि ये चीज़ आपको आती है। वहाँ पे तो आप हैं ही इसलिए ना कि वो आपको आती है। लेकिन आप इतने टाइम में इसको कर सकते हैं, इस चीज़ का टेस्ट होता है। टेस्ट ये है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। यस, दिस इज व्हाट द एंट्री टेस्ट इज कि आपको जो एक सर्टेन क्वेश्चंस दिए गए हैं, यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन दिस गिवन टाइम। क्योंकि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी भी डिसीजन मेकिंग है, और आपने अगर टाइमली राइट डिसीजन ले लिया तो यू विल बी फाइन। इफ़ यू आर अनेबल टू टेक द राइट डिसीजन एट राइट टाइम, यू कैन नॉट। सो द टाइम मैनेजमेंट शुड बी परफेक्ट कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो या दीगर दूसरे भी सब्जेक्ट हो, आपकी उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी ग्रिप होनी चाहिए, और जितना आप अपना IQ स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए एफर्ट्स कर सकेंगे वो आप करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी सिटिंग ऑन द चेयर, यू विल बी गिविंग द एग्जाम्स एंड यू विल बी राइटिंग द आंसर्स। तो नो वन इज देयर टू हेल्प यू, यू मस्ट हैव टू रिलाई ऑन योर IQ। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि इसको मैंने इतने टाइम में सॉल्व करना है। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इससे मुझे ये याद आया कि एंकर पर्सन्स जो होते हैं उनको सबसे ज़्यादा पता होता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि जनाब शो का टाइम हो गया है एंड अब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल चौधरी साहब, चेयरमैन KBC ICMA पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इन्होंने, और मोहम्मद इरफान गफ्फार साहब, डायरेक्टर हैं अनीस हुसैन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, आपका बेहद शुक्रिया। शो का टाइम हो गया है एंड अब, और यही कहेंगे कि आज के शो का जो फीडबैक है वो ज़रूर आपने हमारी सोशल साइट पर देना है और हमें बताना है कि आज जो हमने बहुत सारी टिप्स आपको बताई कि आप एंट्री टेस्ट की जो तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, आपको कैसी लगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग City at 10।